गुड इवनिंग ऑल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कुछ मैप पहले हम अपलोड कर लेते हैं, जो ज़रूरत पड़ेगी हमें, तब तक और भी लोग ज्वाइन कर लेंगे। देखिए, ये कुछ मैप है जो हमें ज़रूरत पड़ेगी आगे। यहाँ से हम बात शुरू करते हैं। तो कल लास्ट में हमने डिस्कशन किया था कि 1917 में चाइना में बनी थी कम्युनिस्ट पार्टी। और जो मेन लीडर के तौर पे उभर के आया था वो था माओ से तुंग। ये कल हमने बताया था, माओ से तुंग। जबकि हमारे यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी 1921 में बनी, एम.एन. रॉय इसके फाउंडर थे। ये हमारे यहाँ उस तरह का बदलाव नहीं ला पाई जैसा कि 1917 में कम्युनिस्ट पार्टी लाई। कम्युनिस्ट पार्टी, जिनको काफी साउंड नहीं आ रहा है, दीपांशु, बाकी लोगों को साउंड आ रहा है? आप रिफ्रेश करिए दीपांशु, एक बार रिफ्रेश करिए इसको। तो माओ से तुंग, इसको 10 लाख के आसपास सोल्जर भी तैयार कर लिए थे इन लोगों ने। पीजेंट्स का सपोर्ट था, किसानों का सपोर्ट भी था। तो मान लेते हैं कि ये मान लो चाइना है। जो उस समय का चाइना हुआ करता था उसका नाम था रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसको रूल करता था चियांग काई शेक। चियांग काई शेक इसको रूल किया करता था। और ये किस पार्टी का था? कुओमिंतांग पार्टी का था। ये कुओमिंतांग पार्टी का था। इसी के अगेंस्ट में कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन वहां शुरू हुआ था। 1945 से लेकर 49 तक यहाँ चला सिविल वॉर। एक तरफ माओ से तुंग लगभग 10 लाख सोल्जर्स को लेके आगे बढ़ा था। फार्मर्स वगैरह का भी सपोर्ट था, जो लोअर क्लास था वो पूरा सपोर्ट कर रहे थे इनको। और दूसरी तरफ चियांग काई शेक जो रूल कर रहा था, जो रूलिंग पार्टी थी कुओमिंतांग, 4 साल तक जबरदस्त वॉर चली। चियांग काई शेक को सत्ता से हटा दिया गया, ये पावर से हटा दिया गया। और ये भागकर पहुंचे जो आज का ताइवान है। लगभग 50 लाख लोगों को लेकर ये पहुंचा जो आज का ताइवान है। यहाँ माओ से तुंग, इसकी जो सेना थी, इन लोगों ने यहां तक इसको भगाया और ताइवान से भी इसको हटा देना चाहते थे। तब तक अमेरिका ने इंटरफेयर किया और अमेरिका ने इसको न्यूक्लियर सिक्योरिटी दी, एक अपना संरक्षण दिया, न्यूक्लियर सपोर्ट दिया और चाइना को वार्न किया कि अब अगर आप इससे आगे बढ़े तो आपके ऊपर हम न्यूक्लियर बम गिरा देंगे। जिसके बाद चाइना यहाँ रुक गया। तो जब न्यू चाइना फॉर्म हुआ, न्यू चाइना जब बना, आज का चाइना है पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये जो नए चाइना का उदय हुआ, ये है पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। अब ये एक न्यू चाइना था। इन्होंने सोचा था कि हम नए तरीके से चाइना को आगे बढ़ाएंगे, नए थॉट प्रोसेस होंगे। भाई ये लोग तो कन्फ्यूशियस को फॉलो करते थे, मैंने बताया आपको कि ये कन्फ्यूशियस को फॉलो करते थे। वही यहाँ के मेन फिलोसोफर जिनको ये लोग मानते थे, जो बिल्कुल इनके लाइफ का हिस्सा है, इनका डिसिप्लिन रूटीन का हिस्सा है। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जब बना, कम्युनिस्ट पार्टी पावर में आई, माओ से तुंग का जब कंट्रोल आया, ये ईयर है 1949। तो इसको लगा कि अब एक नया चाइना बनेगा, एक नई थिंकिंग होगी, एक नई आइडियोलॉजी आएगी।
पर ये कन्फ्यूशियस के प्रभाव से निकल नहीं पाए। कन्फ्यूशियस का इम्पैक्ट इनके ऊपर तब भी रहा। तो ये सोच रहे थे कि नया चाइना बनेगा, नई थिंकिंग होगी, नई आइडियोलॉजी होगी, नए तरीके से चीजें होंगी, पर ये कन्फ्यूशियस की जो आइडियोलॉजी थी उससे उबर नहीं पाए। तो आज के चाइना को मुझे कहना हो तो मैं कहूंगा कम्युनिज्म प्लस कन्फ्यूशियसवाद, दोनों का मिक्सचर है ये। तो कन्फ्यूशियस का तो ओल्ड प्रोसेस था, वहां पे बहुत पहले से चला आ रहा था, गौतम बुद्ध के समय की बात थी, उनको फॉलो करते थे। पर न्यू चाइना जो बना वो भी कन्फ्यूशियस के प्रभाव से नहीं, उनकी आइडियोलॉजी से बंधा रहा। क्योंकि कन्फ्यूशियस का प्रभाव है तो ही तो मीडिया को कोई फ्रीडम नहीं है, जो मर्जी डिसीजन लेते हैं, पब्लिक डोमेन में कोई बात नहीं आ पाती, तो भी वहां की जनता विरोध नहीं करती। इंडिया में ऐसा हो जाए तो 1857 जैसा रिवोल्ट भड़क जाएगा। पर कन्फ्यूशियस की थ्योरी को फॉलो करते हैं ये लोग आज भी, इसीलिए अपने प्रीमियर, अपने हेड को ये लोग देवता की तरह मानते हैं, विरोध नहीं करते। जितने इंडिया में आपको विरोध सुनाई दे जाते हैं, डेमोक्रेसी है यहाँ, वहां ये चीज है नहीं। इसका मतलब कन्फ्यूशियस का प्रभाव आज भी इनके ऊपर है। तो कम्युनिज्म प्लस कन्फ्यूशियनिज्म, तो ये नया चाइना बनाना तो चाहते थे, पर इनकी आइडियोलॉजी कन्फ्यूशियस वाली ही रही। अब एक पॉइंट समझिए, अब 1950 में इन लोगों ने तिब्बत को कैप्चर कर लिया। 1949 में तो ये बना, और 1950 में 50 तक आते आते इन्होंने कर लिया एनेक्सेशन ऑफ तिब्बत। तिब्बत कब्जा हो गया, एनेक्सेशन ऑफ तिब्बत। तो तिब्बत मैंने बताया 1910 से लेकर 1915 के बीच चाइना में अनसर्टेनिटी थी पॉलिटिकल। उस समय तिब्बत ने खुद को ऑटोनोमस डिक्लेयर कर दिया था, खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था, और ब्रिटिशर्स का सपोर्ट था। ब्रिटिशर्स का सपोर्ट था, इसलिए ड्रॉ करवा दी गई थी मैकमोहन लाइन। पर मैकमोहन लाइन जब बनी थी, उसमें इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव और तिब्बत की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव थे, चाइना ने जाने से मना कर दिया था। जब मैकमोहन लाइन ब्रिटेन का था, हेनरी मैकमोहन, जब इन्होंने मैकमोहन लाइन ड्रॉ कराई, तो तिब्बत और इंडिया वाले रिप्रेजेंटेटिव तो गए थे, उस लाइन को वो लोग मानने को तैयार थे, वो साइन भी कर दिए थे। चाइना उस बैठक में नहीं गया था। चाइना ने उस बैठक को मानने से मना कर दिया था, उस मीटिंग में नहीं गया था, और उसको मानता भी नहीं। मैकमोहन लाइन को इसलिए फॉलो नहीं करता क्योंकि उस मीटिंग में तिब्बत वाला था, इंडिया वाला था, पर चाइना वाले ने रिजेक्ट कर दिया था। तो मैकमोहन लाइन को ये फॉलो नहीं करते। तो मैकमोहन लाइन वाली बात तो 1910 से 15 की बात है, क्योंकि ब्रिटेन तो चाहता था, तिब्बत का जो रोल है यहाँ पर, ब्रिटेन के टाइम में तो ये बफर रीजन था ही, इंडिया की सिक्योरिटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो मैकमोहन लाइन एक बना दी गई कि हमारा बफर रीजन जो है प्रोटेक्टेड रहे। चाइना ने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया था, और चाइना उस समय ब्रिटिश कॉलोनी भी था, तो कर भी नहीं सकता था। चाइना उस समय ब्रिटिश कॉलोनी भी था, तो उस समय चाइना के पास कोई पावर भी नहीं थी कि वो उसको डिनाई करता, कुछ करता। पर चाइना इस मीटिंग में गया नहीं, और इसको रिकॉग्निशन, इस लाइन के बारे में कुछ नहीं बोला। ठीक है, अगला पॉइंट पे आइए। तो 1914 के आसपास पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आ रही थी, वहां पे कई चेंजेस आ रहे थे चाइना में। तो तिब्बत ने खुद को ऑटोनोमस डिक्लेयर कर दिया था। पर जैसे ही माओ से तुंग पावर में आया, 1949 कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन, 1950 तक इन लोगों ने तिब्बत को कैप्चर कर लिया था। ठीक है, 1910 से लेके 1915 के बीच तिब्बत ने खुद को ऑटोनोमस डिक्लेयर किया था। ब्रिटिशर्स ने मैकमोहन लाइन वगैरह ड्रॉ करा दी थी बफर रीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए। और आगे जाके जब माओ से तुंग पावर में आया, कम्युनिस्ट सरकार बन गई, एक नया चाइना बन गया, आते ही माओ से तुंग इन लोगों ने तिब्बत में वायलेंस वगैरह किया, काफी किलिंग्स वगैरह हुई, और इसको कब्जा कर लिया। ये एरिया जो है ये कब्जा हो गया। क्या ये समझ पाए? तिब्बत के कंट्रोल में आ गया। जबकि तिब्बत के साथ हम लोगों के भी कई सारे रिलेशन थे, कई सारी हमारी मीटिंग्स वगैरह होती थी, हमारे रिलीजियस प्लेसेस थे। इंडिया ने इसको ऑब्जेक्शन नहीं किया, जो कि इंडिया को करना चाहिए था। ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर था। तिब्बत जब चाइना ने कब्जा किया, तो हमें इसका विरोध करना चाहिए था, जो कि हमने नहीं किया। कई तरह के नेगोशिएशन हो सकते थे, जो इंडिया ने नेगोशिएट नहीं किए। उसका कारण था कि नेहरू के साथ के जो लोग थे, कुछ लोग उसमें से ऐसे थे जो प्रो चाइना थे, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के थे। कुछ लोग ऐसे थे जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के थे। दो इंपॉर्टेंट नाम मैं आपको बताता हूं, कृष्णा मेनन, वी कृष्णा मेनन, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी रहे थे 1962 वॉर में। काफी इंटेलेक्चुअल पर्सन, पर अपनी ही बनाई दुनिया में रहते थे। इन्हीं को लगता था कि चाइना अटैक नहीं करेगा। और एक पर्सन के एम पनीकर,
ये दो लोग सबसे बड़े जिम्मेदार थे नेहरू की पॉलिसी फेल्योर के लिए, चाइना पॉलिसी। नेहरू की चाइना पॉलिसी जो फेल हुई, ये दो लोग सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल थे इसके लिए, क्योंकि ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं, वी कृष्ण मेनन कम्युनिस्ट विचारधारा के ही थे, और के एम पनिकर ये प्रो चाइना था, प्रो चाइना, चाइना का सपोर्टर था एक तरीके से ये। अब इसको क्या मिलता था वो यही जाने। ये दो लोग गड़बड़ किए थे। ठीक है, अभी और आगे ये सारी बातें डिटेल में आएंगी। तो अभी तो मैं बता रहा था आपको कि माओ से तुंग और चियांग काई शेक, इनके बीच में कंफ्लिक्ट हुआ। तो एक बात आपके दिमाग में आ रही होगी, सर ये माओ से तुंग इतना पावरफुल कैसे हो गया कि रूलिंग जो है उसको हटा देना, ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना थी। जो पूरे चाइना पे रूल कर रहा है उसको रिप्लेस कर देना, माओ से तुंग को कहीं से सपोर्ट तो रहा होगा, सपोर्ट था। आप मुझे बताइए ये कौन लोग थे? कम्युनिस्ट थे, ये कम्युनिस्ट थे। तो क्या इनको कहीं और से सपोर्ट था? दो लोग एंटी पार्टी, कौन? कोल्ड वॉर, अमेरिका और रशिया। वेरी गुड। वर्ल्ड में क्या चल रहा था, सब कुछ इंटरलिंक है। अब सुनिए ध्यान से। तो 1939 से लेकर 1945 तक चली थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसमें अमेरिका यूएसएसआर एक ही ग्रुप में लड़े थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, मैं मान के चल रहा हूं कि थोड़ा बहुत बैकग्राउंड आप लोगों को होगा, वर्ल्ड वॉर के बारे में जानते होंगे। एक तरफ थे जर्मनी, इटली, जापान। जर्मनी, इटली, जापान। जर्मनी का हिटलर, इटली का मुसोलिनी, और जापान का हारूहितो किंग था, और ताजो वहां का वो गवर्नमेंट चलाता था। तो जर्मनी, इटली, जापान। दूसरी तरफ कौन था? फ्रांस, ब्रिटेन, इसके अलावा अमेरिका बाद में ज्वाइन किया है वॉर को, यूएसएसआर और चाइना। ये एक ग्रुप था। ये तो बात हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये विनर कंट्री थे, इन्हीं को कहते हैं P5, परमानेंट 5। इन्होंने वीटो पावर अपने पास रखी थी। ये अलग कहानी हो गई कि यूएन 1945 में बना था, यही विनर थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के, तो इन्होंने अपने पास पावर रिजर्व कर ली थी बेस्ड ऑन ग्रेट पावर यूनानिमिटी प्रिंसिपल। वीटो पावर जो कंसेप्ट है, ग्रेट पावर यूनानिमिटी प्रिंसिपल के ऊपर है। पर 1946 में आते आते ये दो बड़े सुपर पावर, इनमें शुरू हो गई वर्चस्व की लड़ाई। यूएसएसआर को लगा कि अगर मैंने अपना कद नहीं बढ़ाया तो अमेरिका अपना कद बढ़ा लेगा, और अमेरिका को लगा कि मैं नहीं ग्रो किया तो यूएसएसआर ग्रो कर लेगा। दो बड़ी महाशक्तियों में टकराव हो गया, वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई। दो बड़ी पावर को कंट्रोल कर पाना बहुत डिफिकल्ट था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो ये तीन इंपॉर्टेंट कंट्री एंटी थे, तब तो ये साथ में लड़ लिए। पर जब ये तीनों खत्म हो गए तो आपस में लड़ लिए, क्योंकि आपस में भी एक दूसरे को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे। इनको लगता था कि अमेरिका को लगता था यूएसआर ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, यूएसआर को लगता था अमेरिका हो जाएगा। इनकी आपसी टकराहट की वजह से ही हुई थी कोरियन वॉर। कोरिया भी दो पार्ट में स्प्लिट हो गया था। 1949 से लेकर चली थी 53 तक कोरियन वॉर। अमेरिका और यूएसएसआर को लेकर ही वो इशू हुआ था, कोरियन वॉर। और फाइनली कोरियन पेनिनसुला दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, जो कि पहले जापान के कंट्रोल में था, उससे पहले चाइना के कंट्रोल में था। 1910 तक कोरियन का जो पूरा बेल्ट है वो चाइना के कंट्रोल में था। 1910 में जापान ने चाइना को हरा के कब्जा कर लिया था। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका यूएसआर आपस में टकराहट हुई, कोरियन वॉर हुई, दो प्लेट में अलग हो गया। नॉर्दर्न पार्ट को सपोर्ट था रशिया का, सदर्न पार्ट को सपोर्ट था अमेरिका का। ऐसा ही इन लोगों ने वियतनाम में किया, वियतनाम वॉर हुई। वियतनाम वॉर जिसमें अमेरिका को मुंह खानी पड़ गई थी, हार गया था। ठीक है, ये घटनाएं चलती रही और एक लंबा समय चला 1946 से लेकर 1991 तक। ये समय चला कोल्ड वॉर का। कोल्ड वॉर को कोल्ड वॉर इसलिए कहते हैं, दोनों ही बड़ी शक्तियां थे, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं हुआ था, इनकी आर्मी आमने सामने नहीं आई थी। ये एक तरह का प्रॉक्सी वॉर था, छद्म युद्ध था। पूरे कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका यूएसआर आमने सामने नहीं थे। उसका रीजन ये था कि दोनों न्यूक्लियर पावर थे। अगर इनकी आर्मी का टकराव हो जाता, दोनों आमने सामने आ जाते, तो पक्का ये न्यूक्लियर वेपन यूज कर देते एक दूसरे पर। तो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं हुआ था, ये एक तरह का प्रॉक्सी वॉर था, छद्म युद्ध था, कोल्ड वॉर थी। तो दो गुट बन गए थे ना। इसका मतलब समझ आया कि वर्ल्ड जो है दो ग्रुप में डिवाइड हो गया था। अब आइए इस पर। तो अमेरिका, यूएसएसआर, यूएसएसआर में रूल करता था स्टालिन। स्टालिन क्या था? कम्युनिस्ट था या क्या था? ये कम्युनिस्ट था। कम्युनिस्ट का सबसे बड़ा कंट्री तो यही था दुनिया का, कम्युनिस्ट था। कम्युनिस्ट मेनली आपको देखने को मिलेंगे ईस्टर्न यूरोप में हुआ करते थे। हंगरी वगैरह जो एरिया था, ईस्ट यूरोप में, और यूएसएसआर, ये दो एरिया है जहां कम्युनिस्ट रूल करते थे मेनली। तो ईस्टर्न यूरोप और यूएसएसआर, यहाँ कम्युनिस्ट थे।
स्टालिन क्या था? कम्युनिस्ट। स्टालिन की हालांकि डेथ हो गई थी 1953 में। 1953 में स्टालिन की डेथ हो गई थी। और कम्युनिस्टों के समय में रशिया में कितनी किलिंग हुई, कितने प्रोटेस्ट को दबा दिया, कितने लोगों को मरवा दिया, स्टूडेंट को मरवा दिया। उसके अलावा ब्लडी रिवॉल्यूशन हो गया था वहां पर, कितने लोग मारे गए इस यूएसआर में। तो कम्युनिस्टों को लेकर वर्ल्ड में एक अच्छी इमेज नहीं थी, क्योंकि जहां जहां कम्युनिस्ट रहे वहां जबरदस्त बर्बादी हुई। एक आध एग्जाम्पल को छोड़ दो, जैसे क्यूबा को छोड़ दो, फिडेल कास्ट्रो, क्यूबा का एक एग्जाम्पल छोड़ दो, बाकी दुनिया में जहां जहां कम्युनिस्टों ने रूल किया, किलिंग्स बहुत हुई, जनता की आवाज को दबाया गया, मार दिया गया, अपने ही लोगों पर अत्याचार हुए। क्लियर है? अब आप मुझे बताइए, माओ से तुंग इसको सपोर्ट किसका रहा होगा? चियांग काई शेक के अगेंस्ट में। तो अब आप मुझे बताइए, चियांग काई शेक और माओ से तुंग किसको किसका सपोर्ट रहा होगा? और क्योंकि चाइना एक बड़ा कंट्री था, तो ये वर्ल्ड सिनेरियो से अलग नहीं हो सकता था। कहीं ना कहीं इंटरनली सपोर्ट रहे होंगे दोनों ग्रुप को, क्योंकि इतना बड़ा कंट्री है, इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते थे। माओ से तुंग को सपोर्ट था रशिया का, कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी मैच कर गई। रशिया ने ही हथियार दिए थे, वेपन रशिया ने दिए थे माओ से तुंग को। इसका मतलब आप ये बताइए, सिविल वॉर के दौरान ही क्या चाइना को बहुत सारे वेपन मिल चुके थे? एक बहुत बड़ी सेना तैयार हो चुकी थी क्या? यस। जबकि दूसरी तरफ इंडिया का जब आजादी मिली थी, हमारा तो पार्टीशन हो गया था, हमारी मिलिट्री भी बट गई थी। आजादी के बाद हमारे पास 4 लाख की आर्मी थी, 4 लाख मिलिट्री थी अपने पास। चाइना था लगभग 50 लाख, क्योंकि तुरंत गृह युद्ध लड़के निकला था, है ना। ब्रिटेन से इंडिया जब अलग हुआ, तो हमारे यहाँ तो पूरा नॉन वायलेंस और सत्याग्रह पे चला सारा कुछ, और पार्टीशन हो गया, हमने तुरंत पार्टीशन झेला। अपनी आर्मी 4 लाख थी, और चाइना तुरंत सिविल वॉर से निकला था। इसको वेपन भी बहुत मिले थे रशिया से। रशिया बहुत बड़ी पावर था उस जमाने में, यूएसएसआर, और आर्मी स्ट्रेंथ भी इसके पास 50 लाख के ऊपर थी। तो ना आप इसका आर्मी में मुकाबला कर सकते थे, ना वेपन्स में मुकाबला कर सकते थे, दोनों में बहुत ऊपर था ये। ठीक है, ये एक एस्पेक्ट हो गया इसका। तो माओ से तुंग, ये रशिया सपोर्ट था इसको, और चियांग काई शेक, चियांग साई सुंग नहीं यार, ये कौन है? चियांग काई शेक ये प्रो अमेरिका था। चियांग काई शेक ये प्रो अमेरिका था। अगर ये पावर में रहता तो ये अमेरिका को सपोर्ट करता आगे जाकर। ठीक है, अब देखो आजादी मिल गई, अब अगले पॉइंट पे आइए। आजादी तक हम पहुंच गए। 1950 में इन्होंने तिब्बत का एनेक्सेशन कर लिया, तिब्बत पे कब्जा कर लिया। ताइवान के इशू पर नेहरू ने कुछ नहीं बोला। अब मैं आपको बताता हूं नेहरू के बारे में। नेहरू ने कई अच्छे काम किए, पर कुछ गलतियां रही, जैसे चाइना पॉलिसी इनकी पूरी तरह फेल्योर रहा। अगर मैं चाइना पॉलिसी की बात करूं, तो चाइना पॉलिसी इनकी पूरी तरह से फेल रही थी। अब जब 1947 में इंडिया आजाद हुआ, ब्रिटिशर्स चले गए। रोशन पहले सुन लीजिए पूरी कहानी, अभी मैंने नेहरू के बारे में पूरा कंप्लीट नहीं किया है। तो मैंने बताया 1949, 1950 नेहरू जब यहाँ पीएम बन गए, 1947 में इंडिया आजाद हो गया, 1950 में हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया, अब तिब्बत को जब चाइना कब्जा कर रहा था, तिब्बत को जब चाइना ने कब्जा किया, तो हम लोगों ने उसको रोका नहीं। 1950 में पटेल अगर जिंदा होते, पटेल ने इवन कहा था कि तिब्बत हमारा बफर एरिया है, अगर चाइना तिब्बत को कब्जा कर लेगा, कल को ये हमारे ऊपर सिर पे बैठ जाएगा, हमारे लिए आफत खड़ी कर देगा, भविष्य जो है हमारा खतरे में पड़ जाएगा। पर वल्लभ भाई पटेल ज्यादा समय रहे नहीं, अगर वो रहते तो स्थिति कुछ और हो सकती थी। 1950 के आसपास उनकी डेथ हो गई, वल्लभ भाई पटेल 1950 के आसपास उनकी डेथ हो गई। और उसके बाद फिर नेहरू को कोई रोकने वाला नहीं था, वही पीएम भी थे। चिन्मया, कल वाला लेक्चर देखा है आपने? कल वाला लेक्चर आपने देखा है चिन्मय साहू? देखा है। कल मैंने आपको बफर जोन की बात नहीं बताई थी कि ब्रिटिशर्स ने प्रोटेक्शन के लिए 2 रिंग बनाए थे, इनर एरिया और आउटर एरिया। बफर जोन क्या होता है कि इंडिया के क्लोज तक ना आ पाए चाइना, तो काफी एरिया बफर एरिया छोड़ा हुआ था। तिब्बत हमारा बफर एरिया था, ताकि हम तक ना पहुंचे, कल को चाइना हमारे लिए थ्रेट ना हो।
ये मतलब ये मतलब था बफर एरिया का। तो पटेल ने वार्न किया था नेहरू को, पर के.एम. पनीकर या कृष्णा मेनन ये क्या कहते थे कि चाइना से हमें रिलेशन इंप्रूव करने हैं। के.एम. पनीकर ने नेहरू को क्या कन्विंस किया कि आप इस मुद्दे पे कुछ मत बोलिए। एक्चुअल में अमेरिका और ब्रिटेन काफी स्ट्रिक्ट थे इसके ऊपर कि तिब्बत तुमने कब्जा कैसे कर लिया। इवन तिब्बत को वेपन वगैरह दे रहे थे। अमेरिका ब्रिटेन तिब्बत को सपोर्ट कर रहे थे, तिब्बत को वेपन वगैरह दे रहे थे। इंडिया नेहरू को उस समय अगर वो इस बात को बोल देते, इनके पक्ष में बोल देते, तो चाइना पे बहुत प्रेशर पड़ता। चाइना पे इस बात का बहुत प्रेशर पड़ता, पर नेहरू यहाँ साइलेंट रह गए क्योंकि नेहरू अमेरिका को पसंद नहीं करते थे। नेहरू का ये मानना था कि जो कोल्ड वॉर के समय दो ग्रुप बने हुए हैं, अमेरिका और यूएसएसआर, अगर हम किसी भी ग्रुप में चले गए तो हमें इनका पपेट बन के रह जाना पड़ेगा आगे के लिए। अगर हम अमेरिका के साथ चले गए या यूएसएसआर के साथ चले गए तो हमें पपेट बनना पड़ेगा। तो नेहरू चाहते थे एक थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज बनाया जाए, एक थर्ड ग्रुप तैयार हो जाए जो दोनों के सपोर्ट में ना हो, एक थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज बनाया जाए जिसमें मेनली एशियन अफ्रीकन कंट्रीज होंगे। जो नए नए कंट्री आजाद हुए थे, एशियन अफ्रीकन एक ग्रुप बनेगा जिसको रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया और चाइना। ये उनका ड्रीम था कि इंडिया चाइना 1780 सेंचुरी में सबसे बड़े पावर थे, दोबारा हमें उसी लेवल पे जाना है। और हमारा तो कोई इशू है नहीं, हमारा कोई कंफ्लिक्ट है नहीं, तो ना हम अमेरिका के साथ जाएंगे ना हम यूएसआर के साथ जाएंगे, हम नॉन अलाइन रहेंगे। तो नॉन अलाइनमेंट को लेकर आगे 1961 में ऑफिशियली एक ग्रुप बन गया था फिर। तो ये नेहरू की आइडियोलॉजी थी कि चाइना को कहीं जाने नहीं देना है। नेहरू ने सोचा था कि हम इनके पपेट नहीं बनेंगे अमेरिका और यूएसआर के, और चाइना बहुत इंपॉर्टेंट है एशिया में ग्रो करने के लिए, क्योंकि इंडिया और चाइना ही मेन है, और हम दोनों मिलकर रिप्रेजेंटेशन करेंगे एशियन अफ्रीकन ग्रुप का। तो अफ्रीकन ग्रुप और एशियन कंट्री, इनका ग्रुप मिलकर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे वर्ल्ड लेवल पे, और हम इतने बड़े हो जाएंगे आगे जाकर कि अमेरिका रशिया उल्टा हमको फॉलो करेंगे। ये नेहरू की थिंकिंग थी वर्ल्ड लेवल पर। इसीलिए मैंने कहा कि बिना कुछ जाने हुए अधूरी जानकारी के आधार पे आप अच्छा या बुरा डिसाइड ना करिए, पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए तो आप डिसाइड करना कि नेहरू अच्छा किया या बुरा किया। टीचर का काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना, परसेप्शन उसके बाद आप बनाओ, पर इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद। नेहरू पॉलिसी, चाइना पॉलिसी में गलतियां बहुत की हैं, मैं आगे बताऊंगा उसके बारे में भी। तो ये नेहरू चाहते थे, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखिए। तो के.एम. पनीकर ने कहा नेहरू से, और ये वी.के. कृष्ण मेनन भी सपोर्ट में थे। उन्होंने कहा कि देखिए तिब्बत तो चाइना का ही पार्ट था। उन्होंने कहा कि तिब्बत जो है वो चाइना का ही तो पार्ट हुआ करता था, और वो कब्जे में चला गया, ब्रिटिश वगैरह का रूल आया तो उन लोगों ने कब्जा कर लिया, पर चाइना ने अपने ही एरिया को वापस लिया है, तो ये तो गलत नहीं है। जो कम्युनिस्ट वाले थे सपोर्टर, नेहरू के जो चेले थे वी.के. कृष्ण मेनन और ये के.एम. पनीकर, ये लोग नेहरू को कन्विंस कर ले गए कि तिब्बत चाइना का पार्ट था, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से वो अलग हो गया था, ब्रिटिश कंट्रोल में रहा लंबे समय से, उन लोगों की पॉलिटिक्स के चक्कर में ये चाइना से अलग हो गया, तो चाइना ने अपने ही एरिया को तो वापस लिया है, तो इंडिया को इसमें ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहिए। इंडिया को ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहिए, जबकि पटेल ने कहा था भैया बफर क्षेत्र है हमारा, बफर जोन है, ये हाथ से चला जाएगा कल को चाइना सिर पे आके बैठ जाएगा। पर पटेल ज्यादा रहे नहीं, 1950 में उनकी डेथ हो गई, तो नेहरू को फिर कोई रोकने वाला भी नहीं था, वो जो मन में आया, और सलाहकार भी ऐसे ऐसे थे, तो गलतियां हुई, ठीक है। ये हुई तिब्बत के मुद्दे पे बात। तिब्बत अलग हो गया, 1950 तक हम पहुंच गए, 1950 की घटना हो गई कि तिब्बत अलग हो गया। हमारा तिब्बत पे स्टैंड क्या रहा, हमने तिब्बत को लेकर कुछ नहीं बोला, जबकि तिब्बत के हमारे कई सारे हमारे तिब्बत से एग्रीमेंट थे, हमारे रिलीजियस प्लेस थे, वहां पर हमारी काउंसिल होती थी, वहां पर बैठकें हुआ करती थी, पर हमने अपना क्लेम उस पर छोड़ दिया, हम कुछ बोले नहीं, कन्फ्रंट नहीं किए। जबकि एक दूसरा मुद्दा वियतनाम को लेकर, मैंने बताया जब वियतनाम बना था, क्या इंडिया ने वियतनाम को एक्सेप्टेंस दिया था? जब चाइना नया चाइना बना, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जब बना, इंडिया पहला नॉन कम्युनिस्ट कंट्री था जिसने चाइना को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज किया था, और वियतनाम को मान्यता नहीं दी थी नेहरू ने वियतनाम को कहा था कि चाइना का ही तो पार्ट है, वन चाइना पॉलिसी। नेहरू ने वियतनाम को, इसको वियतनाम सॉरी ये ताइवान, वियतनाम नहीं ताइवान, वियतनाम तो अलग कंट्री है, ताइवान। तो ताइवान जो बना था,
ताइवान जो बना था, इंडिया ने ताइवान को एक्सेप्टेंस नहीं दिया था। हमने कहा कि ये चाइना का ही पार्ट है, वन चाइना पॉलिसी, क्योंकि नेहरू का चाइना को लेकर ड्रीम था कि चाहे चियांग काई शेक रहा हो, चाहे माओ से तुंग पावर में रहा हो, इंडिया चाइना कोलैबोरेट करेंगे और एशियन अफ्रीकन को वर्ल्ड लेवल पे लीड करेंगे। एक थर्ड फ्रंट तैयार हो जाएगा ताकि अमेरिका और यूएसआर का पपेट हमको ना बनना पड़े। अपने उस ड्रीम के चक्कर में वापस हमें 18th सेंचुरी जैसा महान बनाने के चक्कर में पूरी तरीके से चाइना की तरफ उनका लगाव बहुत था कि किसी भी कॉस्ट पर चाइना को साथ रखना है, उसको जाने नहीं देना। किसी भी कॉस्ट पर चाइना को साथ रखना है, चाइना को जाने नहीं देना। क्लियर है पूरी बात? इसके बाद क्या हुआ 1953 या 1953 में ही अब माओ से तुंग और यूएसएसआर इनके बीच में एक एग्रीमेंट हो गया। स्टालिन की डेथ हो गई थी, एक एग्रीमेंट हो गया। नेहरू बड़ा परेशान हुए कि मैं तो चाह रहा हूं चाइना को न्यूट्रल रखूं, अपने साथ एक ग्रुप बनाया जाए एशियन अफ्रीकन का। अब रशिया के साथ इसने एग्रीमेंट कर लिया है, ये ज्यादा क्लोज हो जाएगा। ये भी एक कारण था कि तिब्बत के मुद्दे पे आगे जाके भी हम लोगों ने ज्यादा शोर नहीं मचाया, कि दोस्ती बनाए रखने के लिए, कि अगर हम तिब्बत के मुद्दे पे कुछ बोल देंगे तो हमारी दोस्ती खत्म हो जाएगी, हमारा जो ड्रीम है अफ्रीकन एशियन को लीड करने का वो खत्म हो जाएगा। इस नाते भी नेहरू साइलेंट रह गए। क्लियर है यहां तक की पूरी बात? अब ईयर आता है 1954। अब ईयर आई, अच्छा एक पॉइंट और बता देता हूं मैं, नेहरू की पॉलिसी को लेकर लोग बातें करते हैं कई बार। जब ब्रिटिशर्स गए तो भूटान भी उनके कंट्रोल से अलग हो गया, सिक्किम भी उनके कंट्रोल से अलग हो गया, नेपाल भी उनके कंट्रोल से अलग हुआ। तो भूटान, सिक्किम, नेपाल ये सब ब्रिटिशर्स के कंट्रोल से अलग हो गए थे। भूटान के साथ नेहरू ने ही ईयर था शायद 1949, जहां तक 1949 या 50 की बात है, 1949 या 50 में ही भूटान और सिक्किम और नेपाल भी। अब आप बताओ, इंडिया जैसे इंडिपेंडेंट हुआ था, नया कंट्री बना था, नया कंट्री बना था, डोंट गेट ऑफेंड, इट शोज यू सप्रेस वर्ड्स। मैं वर्ड को सप्रेस कर रहा हूं, मैं समझा नहीं भूमकेश। वर्ड्स को सप्रेस कर रहा हूं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं हूं यार। मेरे पास ऐसी कोई रीजन नहीं कि मैं किसी चीज को छुपाऊं या दबाऊं। कल से आपका मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आप मेरे बारे में जानते हो या आप मेरे से पहले से पढ़े हुए हो, या कहीं आपने इलेक्शन में नाम वाम देखा है मेरा कि आपको लग रहा है मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा हूं यहाँ पर? स्टूडेंट वाला कुछ लोगों का एटीट्यूड ही नहीं है यार। मैं पूरी कहानी बता रहा हूँ, इतिहास मैंने बनाया है क्या यार? जो आपके सामने चीजें आप खुद चेक कर लो। मतलब आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने बैठा हूँ यहाँ पर? इसीलिए आप कल भी ब्लॉक थे, इसीलिए आप आज भी ब्लॉक रहोगे। आप स्टूडेंट हो नहीं, और ऐसे लोगों को मैं चाहता भी नहीं। पूरी क्लास का रिदम आप खराब कर रहे हैं, क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं। 1949-1950 में नेहरू ने तीन इंपॉर्टेंट चीजें की थी, तीन इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी भूटान के साथ। अब क्योंकि ब्रिटिशर्स का कंट्रोल देखो हट रहा था, ब्रिटिशर्स का कंट्रोल हट रहा था, और हमें डर था कि ये भी नए नए कंट्री जो बन रहे हैं, ये कहीं अमेरिका या यूएसआर के ग्रुप में ना चले जाएं। नेहरू ने बहुत समझदारी से डील किया था यहाँ पर, अमेरिका या यूएसएसआर के ग्रुप में ना चले जाएं। इस वजह से नेहरू ने बहुत समझदारी से डील किया। आप बताओ, बिल्कुल अपने बॉर्डर है, सर पे है, नेहरू ने यहाँ बड़ी समझदारी दिखाई थी। भूटान के साथ एक एग्रीमेंट किया, भूटान को कहा कि आपके जो फॉरेन अफेयर्स के इशू हैं, विदेश नीति के जो मामले हैं वो हम डील करेंगे, विदेश नीति के जो मामले हैं वो हम डील करेंगे, इंटरनल आप मैनेज करो, आपके डोमेस्टिक अफेयर्स में हमें प्रॉब्लम नहीं है, विदेश नीति हम डील करेंगे। आपको शायद पता ना हो, WTO जैसे बड़े बड़े कई प्लेटफॉर्म है जहां भूटान को इंडिया ही रिप्रेजेंट करता है आज भी। भूटान को कई बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे आज भी इंडिया रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी आप कुछ दिन पहले से सुन रहे हो कि भूटान भी इंडिया से कई सारे रिश्ते खत्म कर रहा है, भूटान भी आंखें दिखा रहा है। 2-4 दिन से न्यूज़पेपर में आ रहा है इसके बारे में भी। सिक्किम 1950, सिक्किम से भी हमने कहा कि आपको सिक्योरिटी की जहां पर बात है, रक्षा हम देंगे, सुरक्षा आपको हम देंगे, इंटरनल अफेयर्स आप मैनेज करिए। पर नेपाल तो ऐसे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था, नेपाल ऐसे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था। ठीक है, तो भूटान के साथ हमारी ट्रीटी हुई, भूटान को हमने अपने साथ रखा, सिक्किम को अपने साथ रखा। उसके बाद बात आती है नेपाल की। नेपाल का भी अपना एक इतिहास रहा था, वो भी ब्रिटेन के कब्जे में रहा।
नेपाल के साथ हमने अलग तरीके से डील किया। नेपाल को हमने कहा कि भाई तिब्बत आपके बगल में है, फ्यूचर में हो सकता है कि चाइना से आपको परेशानी हो जाए या आप पे कब्जा हो जाए, तो आपको कहीं पर तो रहना पड़ेगा। तो अमेरिका रशिया ग्रुप में जाएंगे तो पपेट हो जाएंगे। कल को तिब्बत का एरिया वैसे ही सेंसिटिव है, पहले चाइना का पार्ट रहा है वो, और तिब्बत क्योंकि कब्जा हो चुका था तो तिब्बत उनके पास जा चुका है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आ चुकी है, तो आपको भी फ्यूचर में दिक्कत हो सकती है। नेपाल को भी अपने साथ जोड़े रखा, नेपाल को भी अपने साथ जोड़े रखा। एक्चुअल में नेपाल के बारे में और थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताऊं, यहाँ पे कुछ टाइम पहले 2014 में ही तो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, उससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, प्रेसिडेंट वगैरह कहाँ होते थे, राजा वाजा डील करते थे यहाँ पर। उस समय पर यहाँ पर एक पर्सन हुआ करता था राणा, हाईली करप्ट, हाईली करप्ट, और ये अपना पैसा, इसका पैसा जमीनें इंडिया में बहुत ज्यादा थी। राणा हुआ करता था जिसकी जमीनें और पैसा वगैरह इंडिया में बहुत ज्यादा हुआ करता था, और यहाँ पे जो किंग हुआ करता था उसका नाम था त्रिभुवन, किंग का नाम था त्रिभुवन। तो त्रिभुवन यहाँ राजा हुआ करता था और राणा उसका चेला था वैसे तो, पर वो इतना पावरफुल हो गया, बहुत करप्ट था, उसने बहुत पैसा, बहुत जमीनें इंडिया में पार्क कर रखी थी, इंडिया में रखा हुआ था। तो इतना ज्यादा पावरफुल हो गया कि त्रिभुवन को भागना पड़ा गद्दी छोड़ के। त्रिभुवन ने गद्दी छोड़ के भागना पड़ा, इंडिया में असाइलम लिया, इंडिया में शरण लिया। नेहरू से त्रिभुवन की अच्छी दोस्ती थी, त्रिभुवन को इंडिया में शरण दी गई, त्रिभुवन को इंडिया में शरण दी गई, और राणा ने 9 साल के एक बच्चे को, ज्ञानेंद्र को गद्दी पे बैठा दिया, ज्ञानेंद्र को गद्दी पे बैठा दिया। अमेरिका ब्रिटेन इसको रिकॉग्नाइज कर रहे थे। राणा जो था इसने 9 साल के बच्चे ज्ञानेंद्र को बैठा दिया, जिसने किलिंग भी तो कर दी थी। वीरेंद्र, एक राजा वीरेंद्र का असैसिनेशन जो हुआ था कुछ साल पहले, अगर घटना आपको पता होगी, नेपाल राजघराने में जो किलिंग हो गई थी, राजा वीरेंद्र का असैसिनेशन हो गया था, वही पर्सन है ज्ञानेंद्र। उसके बाद फिर नेपाल में अभी कुछ टाइम पहले कॉन्स्टिट्यूशन आया है, अब वहां प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी, और केपी शर्मा ओली पीएम है, जो प्रो चाइना थिंकिंग का है, प्रो चाइना थिंकिंग का है केपी शर्मा ओली, चाइना का सपोर्ट है उसको। इंडो नेपाल वाले लेक्चर में मैंने बताया भी होगा कि नेपाल प्रो चाइना क्यों हो गया, क्या रीजन था, मधेसी वगैरह इशू बताया था, कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद क्या प्रॉब्लम, वो सब डिस्कस हुआ था। तो इंडो नेपाल वाला लेक्चर भी आप देख सकते हैं। तो त्रिभुवन जो था ये इंडिया में असाइलम लिया, 9 साल के बच्चे को अमेरिका और ब्रिटेन रिकॉग्नाइज कर रहे थे गद्दी पर। नेहरू ने कहा, नेहरू ने प्रेशर डाला, नेहरू ने कहा कि राणा, तुम्हारी जितनी प्रॉपर्टी, जितना पैसा इंडिया में है, सारा जब्त कर लेंगे। क्लियर है? अभी क्या हो गया, किसको प्रॉब्लम हो गई? और ब्रिटिश का पूरा कंट्रोल था नेपाल के ऊपर। तो नेहरू ने प्रेशर डाला, नेहरू ने इस बात को लेकर प्रेशर डाला था। नहीं, राजा उस समय राजघराने का ही हो सकता था, राजा जो है राजघराने का ही हो सकता था, विद्रोह वगैरह को टालने के लिए ऐसा हुआ था, ठीक है, और जनता में अपने फेथ को बनाए रखने के लिए। तो राणा जो था ये इसको बैठा दिया, नेहरू ने इसको वार्न किया कि आप ये जितने आपके अकाउंट है, प्रॉपर्टीज वगैरह इंडिया में है, वो सारा हम सारा जब्त कर लेंगे, आप त्रिभुवन को वापस रिस्टोर करिए एज अ किंग, वापस त्रिभुवन को एज अ रिस्टोर किंग बनाइए, ठीक है। ये घटना हुई थी नेपाल की, ये भी एक रीजन है कि नेपाल के इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन रहे लंबे समय तक, ये भी एक कारण है कि नेपाल इंडिया की तरफ इंक्लाइंड रहा लंबे समय तक। तो राणा घबरा गया था कि भाई पूरी जिंदगी में जितना करप्शन का पैसा है सारा नेहरू जब्त कर लेंगे, त्रिभुवन को वापस रिस्टोर किया गया नेपाल में। तो नेपाल के साथ भी बहुत बढ़िया डील किया था नेहरू ने। ये भी सुगौली की ट्रीटी तो 1816 की है यार, मैं बात कर रहा हूँ नेहरू के टाइम की। सुगौली की ट्रीटी तो ब्रिटिशर्स के टाइम की, 1816 की ट्रीटी है वो, ये नेहरू के समय की बात हो रही है। तो नेहरू ने बहुत समझदारी से यहाँ पर डील किया था। 1929 या 27 के आसपास, 27 या 29 के आसपास ब्रुसेल्स में 29 कंट्रीज, डिप्रेस्ड कंट्रीज का सम्मेलन हुआ था, जहां नेहरू युवा लीडर के तौर पर उभर के आए थे, बहुत बड़ा। और इवन लाहौर कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, जिसमें पूर्ण स्वराज की बात थी, कि मैंने कल भी बताया था आपको, नेहरू उस समय तक ग्लोबल लीडर बन चुके थे, बहुत बड़ा कद था नेहरू का। और जब इंडिया आजाद हुआ, नेहरू जब पीएम बने, आप बताओ, इंडियन इकोनॉमी की हालत बर्बाद। चाइना तो अच्छी खासी स्थिति में था, पर इंडिया की हालत बिल्कुल इकोनॉमी में बर्बाद थी। क्लियर? कोई नहीं पूछने, खाने में भी हम लोग उतनी खेती उतना नहीं उगा पाते थे कि अपने लोगों का पेट भर पाए, वो तो आगे जा
आगे जाके जय जवान जय किसान की बात हुई, तब जाके हम लोग फूड वगैरह उगाने लगे अच्छा खासा। उस समय पे भी नेहरू का ग्लोबल रिकॉग्निशन था, ग्लोबल लीडर थे। हिस्ट्री मेरी लिखी हुई नहीं है, आप उस समय के समिट्स वगैरह देखेंगे, उस समय की बातें देखेंगे, नेहरू एशियन अफ्रीकन कंट्री का रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे, एक बड़े लीडर के तौर पे उभरे थे। और बहुत मुश्किल था उस समय अपने आप को नॉन अलाइन रखना, कि अमेरिका या यूएसएसआर की तरफ ना जाना और एक थर्ड ग्रुप तैयार करना, ये अपने आप में बहुत डिफिकल्ट चीज थी, कि दो हाथी लड़ रहे हैं, उसके बीच से बच के निकलना ये आसान काम नहीं था। तो एशियन अफ्रीकन कंट्रीज को साथ लेकर आ रहे थे, ये भी नेहरू का कॉन्ट्रीब्यूशन था। दूसरी तरफ चाइना जब आजाद हुआ, आजाद मतलब नया चाइना जब बना, सिविल वॉर से चाइना जब निकला, तो नेहरू ने तुरंत ही कई जगह चाइना को सपोर्ट किया, क्योंकि नेहरू का ड्रीम था कि हम और चाइना मिलकर एक बड़े एशिया को वापस सुपर पावर बनाएंगे, तो हमें अमेरिका या यूएसएसआर पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, एक नॉन अलाइन ग्रुप बनेगा हमारा, एक नॉन अलाइन ग्रुप बनेगा हमारा। फिर हुआ ये 1954 में झाउ इनलाई, ये था उस समय चाइना का झाउ इनलाई, ये इंडिया आया। इंडिया आया, पंचशील का एग्रीमेंट हुआ, तिब्बत कैप्चर कर चुके थे, पंचशील का एग्रीमेंट हुआ। पंचशील के एग्रीमेंट में दोस्ती के 5 नियम तय हुए, दोस्ती के 5 नियम तय हुए पंचशील में। ये है पंचशील, देखो क्या क्या बातें हुई थी। ये पंचशील था, दोस्ती के 5 नियम, कि इंडिया चाइना रिलेशन को और स्ट्रॉन्ग करेंगे, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवर्निटी, एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करेंगे, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस, एक दूसरे के मामलों में दखल नहीं देंगे, इक्वल एंड म्यूचुअल बेनिफिट वर्किंग रिलेशंस, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, शांति पूर्वक रहेंगे। तो नेहरू और झाउ इनलाई के बीच 28 अप्रैल 1954 को हुआ पंचशील, दोस्ती के 5 नियम, जिसपे हमारी कई बातें हुई। एग्जाम्पल के लिए, तिब्बत को रिकॉग्नाइज करना, तिब्बत के ऊपर चाइना के कंट्रोल को पूरी तरह से रिकॉग्नाइज करना, मान्यता देना, जो इंडिया ने किया। पर उसी समय हमें कहना चाहिए था कि कश्मीर के ऊपर भी इंडिया को मान्यता दो, कश्मीर को भी मानो इंडिया का पार्ट। ये नेहरू की गलती थी, हम बड़े सॉफ्ट रहे उसको लेकर, कि तिब्बत के ऊपर तो नेहरू ने कहा हाँ हाँ तिब्बत चाइना का है, पर कश्मीर के मुद्दे पे नेहरू नहीं बोले। तो ब्योमकेश बख्शी, अब कुछ नहीं कहना है, अब मैं क्रिटिसाइज भी कर रहा हूँ, जहां मुझे सही गलत दोनों बातें हैं, जो जहां जैसा हुआ वैसे मैंने आपके सामने बात रखी। मैं यहाँ पे जज नहीं हूँ किसी को अच्छा या बुरा बताने के लिए, मुझे टीचर का काम है आपको इन्फॉर्मेशन देने का, ठीक है। तो कश्मीर के मुद्दे पर नेहरू को बोलना चाहिए था ना, कि तिब्बत हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, कश्मीर आप एक्सेप्ट करो कि हमारा है। ये नेहरू की बहुत बड़ी गलती थी। अब हुआ क्या, 1962 वॉर जब इंडिया हारा, तो चाइना ने एक स्टेटमेंट दिया कि कश्मीर इंडिया का इंटीग्रल पार्ट नहीं है, कश्मीर इंडिया का इंटीग्रल पार्ट नहीं है। तो इंडिया बिल्कुल बौखला गया, इंडिया ने कहा ये कैसे, आज तक तो आपने कभी बोला नहीं ऐसा कि कश्मीर इंडिया का इंटीग्रल पार्ट नहीं है। तो चाइना ने कहा मैंने कभी ये भी नहीं बोला कि इंडिया का पार्ट है, क्योंकि तिब्बत तो वो ले चुका था, आपके हिस्से के ऊपर डबल गेम खेल गया। तो इंडिया ने कहा कि भाई कश्मीर आप कह रहे हो इंटीग्रल पार्ट नहीं है, आपने इससे पहले तो कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया। तो चाइना कहा कि मैंने कभी ये भी नहीं कहा कि कश्मीर इंडिया का पार्ट है, कि मतलब तिब्बत तो मिल गया, एग्रीमेंट डील सब हो गई, कश्मीर पे हम एक्सेप्ट नहीं किए। और आप एलओसी और एलएसी दोनों पर जो लड़ रहे हो, एक चीज ये भी देखो, नेहरू के सामने एक चैलेंज ये भी था कि जो हमारा नॉर्थ वेस्ट फ्रंट था डुरंड लाइन वाला, जो इंडिया और अफगानिस्तान की बाउंड्री हुआ करती थी, याद आया, इंडिया और अफगानिस्तान की जो बाउंड्री हुआ करती थी डुरंड लाइन, नेहरू के सामने एक बड़ा चैलेंज ये भी आया कि जब इंडिया पार्टीशन हुआ, पाकिस्तान चला गया, तो जो हमारा वो वाला फ्रंटियर था, वो जो हमारा एक बफर जोन था, वो भी चला गया, वो भी ब्रेक हो गया। तो जो हमारे बफर जोन थे वो अफेक्ट हो गए, क्योंकि इंडिया और अफगानिस्तान के जो बीच की बाउंड्री थी, वो आगे जाके पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की बाउंड्री हो गई, और पाकिस्तान ने लाकर चाइना को सर पे बैठा दिया, हमारे पीओके में उसकी एंट्री करा दी। तो एलओसी पाकिस्तान वाली साइड में मेनली आप पाकिस्तान से डील नहीं कर रहे हो, पाकिस्तान प्लस चाइना से डील कर रहे हो। वैली में हाल फिलहाल में जो घटनाएं बढ़ी हैं,
लगातार टेररिस्ट अटैक बढ़े हैं, वो पाकिस्तान के नाम पर चाइना करवाता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। क्योंकि अभी हाल ही में क्या हुआ, इंडिया ने आर्टिकल 370 खत्म कर दिया। बहुत बड़ी घटना थी, उम्मीद ही नहीं थी लोगों को। कुछ दिन पहले सुनने में आ रहा है अक्साई चिन के ऊपर रिकंसिडरेशन होगा, लद्दाख को सेपरेट ड्यूटी बना दिया गया। ये कुछ छोटी घटनाएं नहीं है, ये इतनी बड़ी घटनाएं हैं कि चाइना और पाकिस्तान की हवा खराब कि कर क्या रहे हैं, ये वर्ल्ड लेवल पे उठा के लेके जाएंगे बात। पक्का उनको भरोसा था इस गवर्नमेंट के ऊपर। जहां पे गवर्नमेंट गलत कर रही है क्रिटिसाइज करिए, जहां गवर्नमेंट अच्छा करिए अप्रिशिएट करिए। हम यहाँ पर्सन के फॉलोअर नहीं है, हम इश्यूज पर सपोर्ट करेंगे और इश्यूज पर ही क्रिटिसाइज करेंगे। जहां अच्छा होगा वहां तारीफ करिए, जहां बुरा होगा वहां क्रिटिसाइज करिए, क्या प्रॉब्लम है। डेमोक्रेसी का मीनिंग ये है। पर आजकल सिनेरियो चेंज हो चुका है, हम लोग एक परसेप्शन बना के बैठे हैं पर्सन के नाम पे। अरे भाई एक पर्सन अच्छा भी काम करता है, बुरे भी काम करता है, जो अच्छा काम हो सपोर्ट करो, गलत करे क्रिटिसाइज करो यार, क्या प्रॉब्लम है। डेमोक्रेसी का मीनिंग ये है। हम कम्युनिस्ट नहीं, हम चाइना नहीं है। क्लियर है। तो ये कुछ घटनाएं घटी जिसके बाद चाइना की हालत खराब, और सी जिनपिंग को लेकर चाइना में कई जगह विरोध हो रहा है, कई पॉलिसी उसकी गलत पड़ गई है। जब जब चाइना के ऊपर इंटरनल दिक्कत आती है, उसके अंदर जब गड़बड़ होती है चाइना के अंदर, तब तब वो इंडिया से एक बार झगड़ा कर लेता है, पब्लिक का व्यू अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ऐसा करता है। ऐसा ही हुआ था 1959 में, माओ से तुंग कुछ इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आया था, उसको बोलते थे लीप फॉरवर्ड पॉलिसी। लीप फॉरवर्ड पॉलिसी लेके आया था, भूखमरी छा गई थी वहां, 50 लाख लोग भूख से मर गए थे, दुनिया में बड़ा क्रिटिसाइज किया गया, 50 लाख लोग भूख से मर गए। कुछ पॉलिसी लेके आया था वो, लीप फॉरवर्ड पॉलिसी करके, 50 लाख लोग भूख से मरे। 1959 में पॉलिसी आई, और वॉर कब हुई, 1962 में, अपने फेलियर को छुपाने के लिए। 3-4 बड़े बड़े कारण थे कि क्यों वॉर हुई 1962। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, तो पंचशील में जब एग्रीमेंट हुआ तो ये नेहरू का फेल्योर रहा कि हमने क्यों नहीं कहा कि कश्मीर को आप भी मानो हमारा पार्ट है। तिब्बत तो हमने मान लिया, दोस्ती हम बढ़ाना चाहते हैं, हिंदी चीनी भाई भाई सब कुछ बात सही है, हम तिब्बत को एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप कश्मीर को एक्सेप्ट करिए। नहीं किया इन्होंने। मैकमोहन लाइन को नहीं मानता, मैकमोहन लाइन को भी नहीं मानता ये, कि कहता है कि मैकमोहन वाले में मैं थोड़ी गया था, मैं तो साइन ही नहीं किया था, तो मेरे लिए तो उस लाइन का कोई मतलब नहीं। उस दिमाग खुल रहा है। अगला पॉइंट सुनो अब। तो झाओ इनलाई 1955 में हुई थी एक बांडुंग कॉन्फ्रेंस इंडोनेशिया में। 1955 पढ़ाना एक अलग बात है, पर जो फेक आईडी वाले बच्चे हैं ना, ये बहुत एनर्जी खराब कराते हैं। अगर एक स्टूडेंट की तरह सीखे तो मैं सब कुछ बता दूंगा यार, सब सिखा दूंगा, पर जो फेक आईडी वाले बच्चे हैं वो आधी एनर्जी तो वही खराब कर देते हैं और माइंडसेट भी मतलब डिस्टर्ब कर देते हैं। बहुत अच्छे मन से मैं पढ़ाना चाहता हूँ, चीजें बताना चाहता हूँ, पर पता नहीं 2-4 लोग बिल्कुल पंक्चुअल होकर क्लास में आएंगे और डिस्टर्बेंस क्यों क्रिएट करते हैं। बांडुंग कॉन्फ्रेंस इंडोनेशिया। अरे बेटा, अगर वो जेलस टीचर भी हैं तो सीख लें, दूसरे को वो भी पढ़ा दे, इसमें क्या बुराई है। किसी से नॉलेज लेने या देने में कोई बुरी बात तो नहीं है। वो अच्छी चीज कोई बताए मैं भी सीखूंगा, इसमें क्या प्रॉब्लम है। नॉलेज कोई किसी की जागीर थोड़ी है। किसी का किसी एरिया में एक्सपर्टाइज हो सकता है, किसी का दूसरे एरिया में हो सकता है। देखिए, बांडुंग कॉन्फ्रेंस इंडोनेशिया। देखो, टीचर अगर कुछ कंटेंट आपको डिलीवर कर रहा है तो आपको ग्रैब कर लेना चाहिए, आपको उन चीजों को सीख लेना चाहिए। दुनिया किसी ने देखी नहीं, टीचर हमेशा बैठा होगा कोई जरूरी नहीं है, टीचर हमेशा आगे पढ़ा ही पाएगा, कोई बड़ी बात कोई जरूरी नहीं है। तो कम से कम जितना कंटेंट जहां मिले वो ले लेना चाहिए, 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, देखो, पता लगा मेरा कंटेंट मैं ही लेके चला जाऊंगा, डिलीवरी नहीं कर पाएंगे लोग, जान ही नहीं पाएंगे, सही चीज है। तो बांडुंग कॉन्फ्रेंस 19 इंडोनेशिया, अफ्रीकन एशियन कंट्रीज का बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था यहाँ। अफ्रीकन एशियन कंट्रीज का बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था बांडुंग इंडोनेशिया में। नेहरू जी ने चाइना को इंट्रोड्यूस किया लोगों के सामने कि देखो यहाँ नई सरकार बनी है, कम्युनिस्ट लोग पावर में आए हैं, और ये लोग हैं, देखो ये बड़े लीडर हैं, अच्छे पर्सन हैं, चाइना को रिकॉग्नाइज किया जाए। नेहरू जी ने 1955 तक की बात कर रहा हूं मैं, देखो नेहरू जी ने इंट्रोड्यूस किया था झाओ इनलाई को सबके सामने। और झाओ इनलाई अगर पुरानी फोटो वोटो देखोगे उस जमाने के न्यूज़पेपर वगैरह, नेहरू जी के पीछे पीछे चल रहा था, और नेहरू जी इंट्रोड्यूस करवा रहे थे इसको, क्योंकि कम्युनिस्ट लोगों को बहुत अच्छी नजर से नहीं देखा जाता था। ये लोग हसरत देख चुके थे
कि रशिया में क्या हुआ था, कितनी किलिंग हुई थी, ईस्टर्न यूरोप में कम्युनिस्टों ने क्या बर्बादी की थी। तो कम्युनिस्टों को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता था, उनको एक्सेप्टेंस नहीं मिलता था। उनको एक्सेप्टेंस नहीं मिलता था, पर नेहरू ने पैरोकारी की और झाओ इनलाई को प्रमोट किया, चाइना को प्रमोट किया वर्ल्ड स्केल पर। और आगे जाके, क्योंकि चाइना कम्युनिस्ट तो है और कम्युनिस्ट अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये अपॉर्चुनिटी को एक मेथड की तरह फॉलो करते हैं ग्रो करने के लिए। कम्युनिज्म अगर आप पढ़ोगे तो अपॉर्चुनिस्टिक क्यों है, ये अपॉर्चुनिस्टिक इसलिए होते हैं क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करते हैं ग्रो करने के लिए। तो जब इनको रिकॉग्निशन नहीं था बड़े लेवल पर, तब तो ये नेहरू के पीछे पीछे थे, नेहरू के चेले बने हुए थे, हिंदी चीनी भाई भाई की बात चल रही थी उस समय। तो नेहरू ने इंट्रोड्यूस किया, नेहरू इनको प्रमोट किए, क्योंकि नेहरू का ड्रीम था आगे जाकर अफ्रीकन एशियन ग्रुप बनेगा। ठीक है। और चाइना इंडिया का सपोर्ट क्यों चाहता था, चाइना क्यों शुरू में इंडिया के पीछे पीछे रहा या इंडिया की दोस्ती चाहता था, एक तो ताइवान के मुद्दे पर, ताइवान के मुद्दे पे, क्योंकि अमेरिका एंटी था, अमेरिका एंटी था, तो इंडिया का सपोर्ट ताइवान के मुद्दे पे चाहिए था। दूसरा, सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका ने इसकी एंट्री पे रोक लगा दी थी। सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा कि अमेरिका ने कहा कि सिक्योरिटी काउंसिल में जो चाइना मेंबर था वो वाला चाइना था जिसको चियांग काई शेक लीड करता था, क्योंकि चियांग काई शेक अमेरिका का चेला था, प्रो चाइना थिंकिंग थी उसकी। तो अमेरिका ने कहा कि भाई जो ताइवान में चला गया है, एक्चुअल तो उसकी मेंबरशिप थी सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट, तो ताइवान वाले के नाम पर जानी चाहिए वो मेंबरशिप, वो मेंबरशिप ताइवान वाले के नाम पे जानी चाहिए, क्योंकि वही चाइना असली था और वही यहाँ पर वीटो पावर थी उनके पास। नेहरू ने क्या कहा, कैंपेन चला दिया 1950s में, नेहरू ने कैंपेन चलाया कि नहीं नहीं, जो चाइना बना है ये एक्चुअल चाइना है, ये एक्चुअल चाइना है, आज का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, इसी के नाम पर सीट को कंटिन्यू रखा जाए। P5 की जो सीट होती है परमानेंट 5, परमानेंट 5 में जो फिफ्थ मेंबर चाइना था, रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से मेंबर था, क्योंकि रिपब्लिक ऑफ चाइना बाद में टूट गया, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना आ गया, और जो चाइना पे रूल करता था चियांग काई शेक ताइवान चला गया, तो अमेरिका ताइवान का सपोर्टर था, वो चाहता था कि ये मेंबरशिप ताइवान के नाम पे जाए, और नेहरू ने कहा जो चाइना बना है पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना उसके नाम पर जाए। नेहरू ने कैंपेन चला दिया, दुनिया दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज को जोड़ना शुरू कर दिया, चाइना की पैरोकारी शुरू कर दी। अमेरिका में उस समय प्रेसिडेंट था ट्रूमैन, ट्रूमैन ट्रूमैन ही वो पर्सन था, अमेरिकन प्रेसिडेंट, जिसने हिरोशिमा नागासाकी पे बॉम्बिंग के ऑर्डर दिए थे। हिरोशिमा नागासाकी पे बॉम्बिंग के जो ऑर्डर दिए थे ट्रूमैन ने ही दिए थे। ट्रूमैन ने नेहरू को ऑफर किया कि क्यों तुम चाइना के चक्कर में पड़े हो, मैं तुमको मेंबरशिप के लिए ऑफर कर देता हूं, मैं तुमको बनवा। भाई अमेरिका को काउंटर कौन करता, कहने के लिए वहां और लीडर बैठे थे, अमेरिका के चेले थे, अमेरिका को काउंटर कौन कर पाता। तो ट्रूमैन ने कहा एक काम करो, इंडिया को दे देते थे सीट। अब आप कहेंगे कि नेहरू की तो बहुत बड़ी गलती थी ये, नेहरू ने एक्सेप्ट नहीं किया। अब इतने डिस्कशन में आप मुझे बताइए, क्या नेहरू इस पोजीशन में थे कि एक्सेप्ट कर सकते थे? इतनी बातों में आप मुझे बताइए, ये नेहरू की गलती थी या नहीं थी, ये आप मुझे बताइए। नेहरू ने एक्सेप्ट नहीं किया, ये नेहरू की गलती थी कि नहीं? क्यों? आज तक तो लोग कहते थे कि नेहरू ने बहुत बड़ी गलती की थी ये तो नेहरू, लोग कहते हैं कि नेहरू की बहुत बड़ी गलती थी, यहाँ पर सर्कमस्टांसेस नहीं थे। दो कारण है कि नेहरू, देखो, आप एक ट्रेड यूनियन के लीडर हो और आप धीरे से गए और मैनेजमेंट से साठ गांठ करके आ गए, बाहर जब निकलोगे क्या इमेज रह जाएगी, पूरी दुनिया में कैंपेनिंग किए हो चाइना के लिए और खुद सीट लेके बैठ जाते तो पूरे वर्ल्ड में क्या इमेज रह जाती। जो नॉन अलाइन एक थर्ड ग्रुप बनाने का सपना लिए थे, कोई सपोर्ट ना करता, कोई आप पे भरोसा ना करता। दूसरा, जब आप यहाँ पे परमानेंट सीट के लिए जाते तो आपको पांचों जो वहां कंट्री बैठे हैं उनका अप्रूवल चाहिए था, और अमेरिका आपको सपोर्ट कर रहा था, तो रशिया उस समय क्या कर देता, वीटो कर देता, वीटो कर देता, आपको मेंबरशिप भी ना मिलती और दुनिया में बदनामी होती अलग, मेंबर भी ना बन पाते, क्योंकि रशिया वीटो लगा देता, चाइना के सपोर्ट में था रशिया, कम्युनिस्ट सरकार थी और रशिया वेपन देता था, रशिया से उनका वो था, तो नेहरू मेंबर भी ना बन पाते और पूरी दुनिया को जो जो थर्ड ग्रुप को लीड कर रहे थे उसमें बेइज्जती हो जाती और रशिया वीटो पावर लगा देता तो उनको मेंबरशिप भी ना मिलती।
मतलब मेंबरशिप तो नहीं मिलनी थी और बदनामी होती सो अलग। तो क्या नेहरू को क्रिटिसाइज किया जाए इसके लिए कि सिक्योरिटी काउंसिल में सीट ऑफर मिला था और नहीं लिए? अरे कैसे मिल जाता? ट्रूमैन सपोर्ट कर रहा था, रशिया एंटी वोट कर देता, नहीं मिलती सीट। तो जो अखबार में आता है या जो मीडिया बोलता है या जो अधूरी जानकारी पे हम डिबेट करते हैं, वो ऐसा ही नहीं है जैसा किसी की पर्सनैलिटी को बताया जाता है। हम सारी इंफॉर्मेशन जाने, उनका सर्कमस्टांसेस में रख के सोचें, कुछ चीजें गलत है, कुछ चीजें सही हैं। ठीक है, रशिया बेटा कम्युनिस्ट था, कम्युनिस्ट था, 50s की बात हो रही है, स्टालिन की डेथ 53 में हुई है, 53 में स्टालिन की डेथ हुई है, स्टालिन तब था और वो वीटो करता, चाइना का सपोर्टर था। माओ से तुम उसी के सपोर्ट से तो कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन चलाया था पूरा। ठीक है, अब कुछ समझ आ रही होगी बात, दुनिया कैसे चली। ठीक है, तो 1959 में मैंने बताया अकाल छा गया, बहुत बुरी स्थिति बन गई वहां चाइना में। अब धीरे धीरे हालात खराब होना शुरू हुए। ताइवान ताइवान के मुद्दे पे चाइना इंडिया का सपोर्ट चाहता था, सिक्योरिटी काउंसिल के मुद्दे पे सपोर्ट चाहता था, और एक इशू इनका और था जहां पर इसको सपोर्ट चाहिए था, हाँ, एफ्रो एशियन कंट्री में रिकॉग्निशन चाहता था। एफ्रो एशियन जो ग्रुप है वहां पर इसको एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज किया जाए, ये चाहता था। तो बांडुंग कॉन्फ्रेंस में नेहरू ने रिकॉग्नाइज करा दिया। ताइवान के मुद्दे पे नेहरू सपोर्ट करते थे और सिक्योरिटी काउंसिल की सीट भी मिल गई। इंडिया से जो जो काम थे वो निकल गए। ये बताओ, जिस बात की इंडिया से दोस्ती थी, अवसरवादी जो वो अप्रोच थी, अपॉर्चुनिस्टिक, तीनों काम निकल गए। अब धीरे धीरे आंख दिखाना शुरू किया। ये कहता है कि मैं सेंचुरी ऑफ डिप्रेशन से निकला हूं, सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन से निकला हूं। कई सेंचुरी का मतलब सेंचुरी का मैंने ह्यूमिलेशन झेला कि मैं बहुत महान हुआ करता था, बहुत महान साम्राज्य था हमारा, और वो कुछ ताकतों से चला गया, उनके हाथ में चला गया, इसलिए चाइना की दुर्दशा हो गई। क्या तुम्हें लगता है कि जब उसके काम निकल गए, वो इंडिया के पीछे पीछे चल के वर्ल्ड में आगे बढ़ता? नहीं, उसने कहा था मैं लीड करूंगा। चाइना के मन में आया कि इंडिया मुझे लीड करेगा, ये तो नहीं, मैं लीड करूंगा एफ्रो एशियन ग्रुप को, मैं लीड करूंगा एफ्रो एशियन ग्रुप को। क्लियर है? और मार्क्सिज्म को आगे बढ़ाने के लिए, मार्क्सिज्म को आगे बढ़ाने के लिए या इकोनॉमी को बहुत ग्रो कराने के लिए नेहरू एक बहुत बड़ा हर्डल थे चाइना की ग्रोथ में। नेहरू क्योंकि चाइना को साथ रखना चाहते थे थर्ड वर्ल्ड को लीड करने के लिए, और चाइना उस समय जैसा चाहता था, एक तो वो लीड करना चाहता था, एफ्रो मतलब इंडिया को रिप्लेस करना चाहता था, और ये तब तक ना हो पाता जब तक नेहरू नहीं हटते। ये तब तक ना हो पाता जब तक नेहरू नहीं हटते। तो इंडिया को ह्यूमिलेट करने के लिए भी ऐसा किया। और 1959 में कई फैक्टर काम कर गए। देखो 1959 में इसकी जो लीप फॉरवर्ड पॉलिसी थी, उससे वहां 50 लाख लोगों की भूख से मौत हो गई। उसके बाद सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन, उस पे इसको वापस अपने आप को सेट करना था वर्ल्ड लेवल पर। तीसरा, रशिया में स्टालिन की जब डेथ हो गई, रशिया बहुत कमजोर हो गया। उसके बाद जो लीडर आया था, खुर्शेव करके कुछ नाम था उसको, खुर्शेव, खुरबेचेव, ऐसा कुछ नाम था, वो वीक था, वो उतना स्ट्रॉन्ग कम्युनिस्ट लीडर नहीं था। तो चाइना को लगा अब कम्युनिस्टों का झंडा मैं ही बुलंद करूंगा, कम्युनिज्म को मैं ही वर्ल्ड में लेकर जाऊंगा। गोरबचेव तो बात का है बेटा, जब ये गोरबचेव उस समय का है जब ये कोल्ड वॉर खत्म हुआ है 91। खुर्शेव करके था उसका नाम, पूरा नाम मुझे ध्यान नहीं, खुर्शेव बोलते थे, ऐसा कुछ नाम था। नाम भी तो उनके अजीब अजीब होते हैं। तो चाइना ने कहा कि कम्युनिस्ट का झंडा लेके मैं बुलंद करूंगा, पूरी दुनिया में कम्युनिज्म को मैं प्रमोट करूंगा, क्योंकि रशिया कमजोर हो गया। कम्युनिस्ट जो बड़े कंट्री थे अब वो कमजोर पड़ गए, अब मैं कम्युनिज्म को आगे बढ़ाऊंगा, कम्युनिस्ट कंट्रियों का रिप्रेजेंटेशन भी मैं करूंगा, एफ्रो एशियन में भी मैं ही आगे बढ़ाऊंगा। और वो नेहरू के रहते नहीं हो सकता, नेहरू को रिप्लेस करना पड़ेगा, नेहरू को रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, निकिता कुर्शेव, हाँ कुर्शेव यही नाम था उसका, कुर्शेव, करेक्ट। ठीक है, चलो यहां तक की बात आ गई। और बीच में एक घटना घट गई थी, दलाई लामा, दलाई लामा, उन्होंने इंडिया में शरण मांगी थी तिब्बत पे जब काफी वायलेंस हुआ था। फर्स्ट टाइम तो नेहरू ने रिफ्यूज कर दिया था, सेकंड टाइम दलाई लामा को शरण दे दी गई थी इंडिया में। हिमाचल में रहते हैं ये। तो कई फैक्टर काम कर गए इंडिया को ह्यूमिलेट करने के लिए। इसने क्या किया 1962, अब इस समय तक भी देखो क्या था, ये कब्जा कर रहा था, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अक्साई चीन पे इसने दावा ठोक दिया। अक्साई चीन का जो एरिया है, हाँ, ये ना एरिया हेल्ड बाय चाइना,
अक्साई चिन के क्षेत्र पे इसने दावा ठोक दिया। उसी समय 50s की बात है, इंडिया ने कहा यार मैप में आप अक्साई चिन दिखा रहे हो, ये तो कश्मीर का हिस्सा है। तो इसने कहा यार मैप ना अभी रिवाइज नहीं किया है, ये पुराना मैप चल रहा है, चियांग काई शेक के टाइम से वही मैप है, अभी हमने अपडेट नहीं किया। फिर आगे जाके इसने इस एरिया पे कब्जा ही कर लिया। इंडिया ने बोला यार ये क्या किए हो तुम तो कह रहे थे मैप रिवाइज नहीं किया। इसने कहा नहीं नहीं, मैप सही था, मैप में गलती नहीं थी, मैप हमारा ठीक था, तो ये हमारा ही एरिया है। मैकमोहन लाइन को एक्सेप्ट नहीं करता। तो ये जो अरुणाचल की तरफ का एरिया इधर, ये पूरा अरुणाचल की तरफ का एरिया, और ये लद्दाख का एरिया, अक्साई चिन वाला एरिया। तो इसने कहा कि चियांग काई शेक के समय का मैप है, हमने अपडेट नहीं किया, और बाद में कह दिया कि हमने देख लिया मैप में कोई गलती नहीं है, ये हमारा एरिया है। दोनों एरिया पे दावा ठोक दिया। नेहरू की हालत खराब, बड़ी बदनामी हुई। मैंने बताया कि नेहरू चाइना से दोस्ती करने के चक्कर में, एक नॉन अलाइन ग्रुप बनाने के चक्कर में, अमेरिका से नफरत, अमेरिका रशिया के चक्कर में, एक थर्ड ग्रुप के चक्कर में चाइना के प्रति बड़े लिबरल हो गए। वो नेहरू जो सिक्किम, भूटान और नेपाल के मुद्दे पे अच्छा डील किए, वो युवा नेता जो लाहौर समिट में इतना फेमस हुआ, ब्रुसेल्स कॉन्फ्रेंस लीड किया, चाइना के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर दिखाने के चक्कर में आज हम झेल रहे हैं। ठीक है, इसने दावा ठोक दिया दोनों एरिया पे। और कृष्ण मेनन जो थे, कृष्ण मेनन ने कहा कि चाइना अटैक नहीं करेगा। कृष्ण मेनन ने कहा कि पंचशील समझौता है, हिंदी चीनी भाई भाई है, और ये आगे बढ़ गए हैं, हम लोग इनको वापस ढकेल देते हैं। वापस ढकेल देते हैं का मतलब होता है फॉरवर्ड पॉलिसी। फॉरवर्ड पॉलिसी कि जहां ये लोग आगे बढ़ गए हमारी जमीन पे, हम अपनी सेना को लगाएंगे और इनको ढकेल देंगे, पीछे करेंगे, पीछे ढकेलेंगे फॉरवर्ड। और ये अटैक नहीं करेगा, चाइना से हमसे दोस्ती है, चाइना इंडिया पे अटैक नहीं करेगा। कृष्ण मेनन जो थे वो कॉन्फिडेंट थे। नेहरू कृष्ण मेनन की बात को मान गए, और जैसे ही इंडिया ने फॉरवर्ड पॉलिसी अडॉप्ट की, ढकेलना चाहा, हो गई वॉर। दो हिस्से पे अटैक किया। उस जमाने का नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर अलायंस बोलते थे उस जमाने में। असम की तरफ से अटैक हुआ था, असम अरुणाचल ये एरिया था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर अलायंस, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर अलायंस, नेफा। और दूसरी तरफ अटैक किया था लद्दाख की तरफ, दूसरा अटैक यहां हुआ था लद्दाख एरिया में। दो फ्रंट पे अटैक किया था। अब आप मुझे बताइए, चाइना गृह युद्ध लड़के निकला हुआ कंट्री था, 50 लाख की सेना थी उसके पास, रशिया से वेपन बहुत मिले हुए थे गृह युद्ध के दौरान। न्यूक्लियर पावर दोनों नहीं थे, इंडिया भी न्यूक्लियर पावर नहीं था, और उस समय चाइना भी न्यूक्लियर पावर नहीं था, दोनों न्यूक्लियर पावर नहीं थे। दूसरा, वेपन्स भी थे, आर्मी भी थी, और हम 4 लाख की हमारी सेना थी, वेपन्स भी हमारे पास उतने नहीं थे। और हमको लगा बस एक सीडो कॉन्फिडेंस में, एक गलत कॉन्फिडेंस में कि चाइना अटैक नहीं करेगा। अरे यार आप कैसे भिड़ गए जाके, आपकी कोई तैयारी नहीं है, मिलिट्री की कोई प्रिपरेशन नहीं है, कोई तैयारी नहीं थी। इवन उस ठंडी जगहों पे लड़ने के लिए जो इक्विपमेंट हमें चाहिए थे वो भी नहीं था अपने पास। इतना कोल्ड एरिया था लद्दाख या इधर का एरिया, जो वेपन चाहिए थे उन एरिया में लड़ने के लिए नहीं था हमारे पास। सोल्जर बेचारे स्पोर्ट्स शूज में लड़ गए, कई लोग बिना स्पोर्ट्स शूज के लड़ गए। हम मेंटली तैयारी नहीं थे वॉर के लिए, हमने फॉरवर्ड पॉलिसी अडॉप्ट कर लिया, मात्र इस नाते कि हम ढकेल देंगे और वो कुछ रिप्लाई नहीं करेगा, दोस्ती निभाएगा। इतनी गलत पॉलिसी थी ये नेहरू का, ये ब्लंडर था। इसे मैं ब्लंडर नहीं, इसे मैं, जैसे गांधी जी ने एक बार हिमालयन ब्लंडर वर्ड यूज किया था ना, मैं इसको नेहरू का हिमालयन ब्लंडर मानता हूं, कि बिना आपकी मिलिट्री तैयारी के और आप फॉरवर्ड पॉलिसी अपना रहे हो, आप उसको ढकेल दोगे और रिएक्ट नहीं करेगा, ये सबसे बड़ी गलती थी नेहरू की। और जब इसने अटैक किया 1962, हम रेडी थे नहीं, नेहरू के पैरों तले जमीन खिसक गई। नेहरू जो अपनी बनाई एक दुनिया में रहते थे, अपने ही आइडियलिज्म पे चलते थे, नेहरू के पैरों तले जमीन गायब हो गई जब 62 वॉर हुआ। बहुत कैजुअलिटी हुई। वो तो शुक्र मनाओ कि नेहरू ने अमेरिका को लेटर लिखा, अमेरिका को लेटर लिखा। इसका मतलब क्या निकलता है, इस बात से आप क्या समझते हैं बताएं सिविल्स वाले बच्चे। नेहरू ने अमेरिका को लेटर लिखा और मदद मांगी। नॉन अलाइनमेंट का पूरा सपना तुम्हारा धराशायी हो गया। जो एफ्रो एशियन ग्रुप को लेके बात किए थे, नॉन अलाइनमेंट को लेके चलने की, पूरी तरह खत्म हो गया। फाइनली अमेरिका से तुम्हें हेल्प मांगनी पड़ गई, कहीं ना कहीं तुम्हें जुड़ना पड़ गया। जॉन एफ कैनेडी था उस समय प्रेसिडेंट। कैनेडी का एक कोई चेला था, नेहरू से उसकी बातचीत अच्छी थी, तो कैनेडी का एक चेला था, उससे एयरफोर्स की मदद मांगी थी नेहरू ने, तो बात बन गई थी। 2 लेटर लिखे थे उसमें, जो कैनेडी का चेला था उससे नेहरू की बात बन गई थी, एयरफोर्स की मदद मांगी गई थी। हेनरी किसिंगर, वेरी गुड,
हेनरी किसिंगर था उस समय, बात बन गई थी यहाँ पर, ठीक है, नहीं तो ये बहुत बुरी स्थिति हो जाती। और नेहरू इसी ह्यूमिलिएशन में, उनको उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा, 1964 में फाइनली नेहरू की डेथ हो गई। 1964 में नेहरू की डेथ हो गई। उसके बाद लंबे समय तक इंडिया चाइना कुछ रिलेशन हमारे रहे नहीं। दूसरी तरफ क्या हुआ, अमेरिका और चाइना ये दोनों हो गए आगे जाके फ्रेंड। अब आप बताओ, कम्युनिस्ट सरकार थी, अमेरिका हमेशा अपोज किया, विरुद्ध रहा, पर अमेरिका और चाइना उसके बाद लंबे समय तक 1971 से लेके लगभग 89 तक ये बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं दोनों, ये फ्रेंड बन गए थे। क्योंकि रशिया क्या था, रशिया चाइना बॉर्डर शेयर करते थे, रशिया चाइना बॉर्डर शेयर करते थे। तो अमेरिका, क्योंकि कोल्ड वॉर चल रही थी, तो चाइना को अपने साथ मिला लिया, चाइना से दोस्ती कर लिया था। और 91 में कोल्ड वॉर खत्म हुई, 91 में कोल्ड वॉर खत्म हुई, यूएसएसआर 15 टुकड़ों में बट गया। सबसे बड़ा टुकड़ा था रशिया, रशिया में उसके बाद आया था गोर्बाचेव। गोर्बाचेव ने अमेरिका से रिलेशन इंप्रूव करने की कोशिश की, रशिया अमेरिका के रिलेशन इंप्रूव होने लगे, चाइना से मतलब निकल गया अमेरिका का, चाइना को किनारे कर दिया। दोबारा समझो, जब कोल्ड वॉर चल रही थी अमेरिका रशिया, तो चाइना को अमेरिका ने अपने साथ मिला लिया। और जब रशिया मतलब यूएसएसआर टूट गया, 15 कंट्री में यूएसएसआर को स्प्लिट कर दिया, रशिया यूएसएसआर से जब रशिया बना, तो गोर्बाचेव पावर में आया और लंबा कोल्ड वॉर का संघर्ष, गोर्बाचेव ने कहा अब अमेरिका से दुश्मनी करना ठीक नहीं है, तो रशिया अमेरिका दोस्त हो गए, रशिया अमेरिका गोर्बाचेव के समय में दोस्ती हो गई। चाइना, क्योंकि रशिया के काउंटर में चाइना से दोस्ती किया था, पर जब रशिया ही दोस्त हो गया तो चाइना की कोई जरूरत नहीं थी, चाइना को किनारे कर दिया, चाइना को किनारे कर दिया। अब चाइना को फिर इंडिया की याद आई, अब चाइना को यहां पर इंडिया की याद आई, ठीक है। दूसरी बात, जो नेहरू ने नॉन अलाइनमेंट का एक सपना देखा था, एक ग्रुप बनाया था, बड़े बड़े नेता नेहरू के दोस्त हुआ करते थे। 1961 जो गेम चाइना दूसरों से खेलता है, वो गेम अमेरिका ने चाइना से खेला, सिंपल बात। जो गेम चाइना दूसरों से खेलता है, अमेरिका उससे भी बड़ी पावर था, वो गेम अमेरिका उनसे खेलता था। 1961 बेलग्रेड में बना था नाम, नॉन अलाइन मूवमेंट, जिसको बनाया था जोसेफ टीटो। जोसेफ टीटो था यूगोस्लाविया का, यूगोस्लाविया का। इंडोनेशिया का ये सुकर्नो था, सुकर्नो इंडोनेशिया का। गैमल नसीर था, इजिप्ट का कर्नल था ये, गैमल नसीर प्रेसिडेंट बना था बाद में वहां, ये इजिप्ट का था। उसके बाद आपका नेहरू थे यहाँ पर, एक घाना का था क्रूमा। इन लोगों ने मिलकर बनाया था 1961 में नाम, नॉन अलाइन मूवमेंट, क्रूमा, घाना का। ये आज भी एग्जिस्ट करता है, नॉन अलाइन मूवमेंट जो ग्रुप है ये आज भी है, आज इसमें 125 कंट्री मेंबर है। यूनाइटेड नेशन के बाद वर्ल्ड का सबसे बड़ा ग्रुप है, यूनाइटेड नेशंस के बाद वर्ल्ड का सबसे बड़ा ग्रुप है नॉन अलाइन मूवमेंट। और जब चाइना ने अटैक कर दिया, ये एक भी दोस्त नेहरू का काम नहीं आया, एक ने भी चाइना के खिलाफ कुछ नहीं बोला। ये जितने नेहरू के दोस्त थे, जिन पर नेहरू को जिन पर भरोसा था, नॉन अलाइन मूवमेंट 61 में बना था बेलग्रेड में, बेलग्रेड यूगोस्लाविया हुआ करता था उस समय। जब इंडिया पे अटैक हुआ, ये एक ने भी चाइना के खिलाफ कुछ नहीं बोला, ये भी नेहरू का फेल्योर रहा। 1964 में फाइनली नेहरू की डेथ हो गई। तो चाइना पॉलिसी नेहरू की पूरी तरह से फेल्योर पॉलिसी थी। और क्योंकि इंडिया को अमेरिका से हेल्प मांगनी पड़ गई थी 62 वॉर में, जिसके बाद नॉन अलाइनमेंट का सपना भी बिखर गया, खत्म हो गया। उसके बाद एक लंबा गैप आया, चाइना अमेरिका के क्लोज हो गया, क्योंकि चाइना रशिया एंटी थे कोल्ड वॉर में, यूएसएसआर आगे यूएसएसआर टूट गया, रशिया अमेरिका का दोस्त हो गया, चाइना को साइडलाइन कर दिया गया, फिर चाइना को इंडिया की याद आई। पर 98 में हम लोगों ने जब पोखरण किया, तो अपने रक्षा मंत्री ने एक स्टेटमेंट दे दिया था। पूछा गया, मीडिया वाले माइक ऐसे मुंह में घुसा देते हैं, बताओ इंडिया ने ये एक्सपेरिमेंट किया, क्या अचीवमेंट है। एक ने कहा कि अब तो पाकिस्तान की हालत खराब हो जाएगी, मीडिया जानते हो कितना टैलेंटेड है, जैसे नोट में चिप लगा हुआ है, जमीन में से निकाल लेंगे नोट। तो 98 में जब पोखरण एक्सपेरिमेंट किया, पहला न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट हम लोगों का 1974 था, स्माइलिंग बुद्धा इसका कोड था, पोखरण इंदिरा गांधी के समय में कंप्लीट नहीं हो पाया था ये। दूसरा एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किया था 11 और 13 मई, 11 और 13 मई, जिसका नाम था शक्ति 1 शक्ति 2, ये एक्सपेरिमेंट था। तो मीडिया ने पूछा
कि इंडिया ने वेपन बना लिया, पाकिस्तान की तो हालत खराब हो जाएगी। अपने 15 डेज बाद 28 मई 98 को पाकिस्तान ने भी टेस्ट कर दिया था। इसका जो कोड था, इसने बनाया चगई 1 चगई 2, जैसा बम वैसा नाम। 15 दिन में चगई बन पाएगा और क्या बनेगा। चगई 1 चगई 2 ये पाकिस्तान वाले का था, और इंडिया का ये नाम था शक्ति 1 शक्ति 2। तो इंडिया ने बनाया शक्ति 1 शक्ति 2, पाकिस्तान ने बनाया चगई 1 चगई 2। 15 दिन के बाद टेस्ट किया था पाकिस्तान ने। तो जो हमारे रक्षा मंत्री थे उनसे कहा गया कि ये तो इंडिया ने बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया पाकिस्तान के खिलाफ। रक्षा मंत्री बेचारे बोल गए कि ये पाकिस्तान के लिए नहीं, हमारा मेन एनिमी चाइना है। और मीडिया ने इसको उड़ा दिया बात को कि रिलेशन चाइना से नॉर्मल होने जा रहे थे धीरे धीरे। राजीव गांधी विजिट भी किए थे, बहुत लंबे समय बाद हमारा कोई पीएम गया था। राजीव गांधी 1980s में विजिट किए थे चाइना, बहुत लंबे गैप के बाद। अटल बिहारी वाजपेयी जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी, थोड़े समय के लिए विदेश मंत्री थे, विदेश मंत्री के तौर पे यात्रा किए थे, रिलेशन सुधारने की कोशिश किए थे। पर चाइना ने उस समय वियतनाम से वॉर कर लिया, वियतनाम अपना दोस्त हुआ करता था, वाजपेयी जी ने हाथ पीछे खींच लिए। जनता पार्टी की जब सरकार बनी थी थोड़े समय के लिए, तो वाजपेयी जी विदेश मंत्री थे, वो गए थे चाइना, विजिट किए थे। पर तब तक चाइना वियतनाम से लड़ाई कर लिया, वियतनाम हमारा दोस्त था, वाजपेयी जी पीछे हो गए। फिर आगे जाके राजीव गांधी यात्रा किए थे लंबे समय बाद। तो जो वहां का उस समय प्रेसिडेंट था, उसने कहा कि पुरानी बातों को छोड़कर अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन करना चाहिए। चाइना इकोनॉमी की तरफ बढ़ने लगा, चाइना का फोकस इकोनॉमी में आ गया। 1988 के आसपास की बात कर रहा हूं मैं। तो 1987-88 वगैरह जब राजीव गांधी 1880s में विजिट किए थे, 80s में जब विजिट किए थे, तो चाइना वाला जो प्रेसिडेंट था वो बहुत अच्छे से मिला, बड़ा इमोशनल भी हुआ उनसे मिलके। तो उसने कहा था कि अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अमेरिका से किनारा हो चुका था, अमेरिका पूछ नहीं रहा था उसको। तो अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, नई जनरेशन को आगे ग्रो कराना चाहिए। पर जब न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट हुआ, यहाँ पे रक्षा मंत्री ने कह दिया कि चाइना के लिए बनाया है न्यूक्लियर वेपन, हमारा मेन दुश्मन चाइना है। अब ये मत कहना उस समय रक्षा मंत्री कौन थे, खुद सर्च कर लेना। और एक चीज, अमेरिका ने अपने ऊपर सैंक्शन लगा दिए थे, कई सारे प्रतिबंध लगा दिए थे अमेरिका ने इंडिया के ऊपर। तो इंडिया ने अमेरिका को 2 लेटर लिखे। इंडिया ने अमेरिका, अरे वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी यार, मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री थे 98 में, पागल की बात कर रहे हो बिल्कुल। वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी, रक्षा मंत्री मुलायम सिंह थे। पूरा पढ़ाने के बाद तुम कह रहे हो सीता किसका बाप था, पूरा बेकार कर दिए पढ़ाने के तरीके। अब अमेरिका को 2 लेटर लिखे, और अमेरिका को कहा भैया सैंक्शन मत लगाओ। लेटर में लिखा था कि ये हमने चाइना के लिए बनाया है, और चाइना तो तुम्हारा भी एंटी है। इंडिया ने लेटर में लिखा कि ये हमने चाइना के लिए तैयार किया है वेपन, और सैंक्शन हटा लो, प्रतिबंध हटा लो, क्योंकि आप भी तो चाहते हो कि चाइना के खिलाफ ऐसा कुछ हो, क्योंकि उनके फिर रिलेशन खराब होने लग गए थे आगे जाकर। ठीक है, अमेरिका ने उस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर दिया, चाइना को बता दिया। जो लेटर लिखा था हमने अमेरिका को, वो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर दिया अमेरिका ने चाइना को। खेल खेल गया अमेरिका यहाँ पर, रिलेशन और खराब हो गए, रिलेशन और खराब हुए। फिर 3-4 साल तक कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद आगे जाके 2000 के बाद फिर रिलेशन इंप्रूव होना शुरू हुए, क्योंकि इकोनॉमी चाइना की जरूरत थी, मार्केट उसको एक्सपेंड करना था, इंडिया उसके लिए बहुत बड़ा मार्केट हो सकता था। 2006 में हु जिनताओ, ये चाइनीज प्रेसिडेंट था, इंडिया आया। ये चाइनीज प्रेसिडेंट इंडिया आया 2005-2003 के आसपास। चाइना ने सिक्किम को रिकॉग्नाइज कर दिया था इंडिया का पार्ट। रिलेशन इंप्रूव करने की दिशा में ये काम किए गए। 2003 या 2005 के आसपास सिक्किम को रिकॉग्निशन दे दिया था चाइना ने कि इंडिया का पार्ट है। रिलेशन इंप्रूव करने में ऐसा हुआ। 2006 में हु जिनताओ इंडिया विजिट किया था। अभी भी देखिए 2018 में वुहान में समिट हुई थी, मोदी सी जिनपिंग मिले थे। मोदी सी जिनपिंग अभी मिले थे ना कुछ टाइम पहले, वुहान समिट, वुहान जहां से कोरोना की शुरुआत हुई थी। मामल्लपुरम में भी मिले थे, यूनेस्को का जो हेरिटेज साइट है तमिलनाडु, मामल्लपुरम में भी मीटिंग हुई थी। तो बैक टू बैक अभी मीटिंग मिले। अगला फेस ऑफ कहां पे हो गया, गलवान। अगला फेस ऑफ कहां हो गया, गलवान घाटी। पेंगसोंग लेक जो है उस पे क्लेम कर रहा है, अरुणाचल पे क्लेम कर रहा है। अगला फेस ऑफ यहाँ। ये फेस ऑफ क्यों, क्या कहा था मैंने, चाइना तब इंडिया से झगड़ा कर लेता है जब प्रेशर में होता है। 1959 में अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए किया। अब कोरोना फैला हुआ है, चाइना की लैब से तैयार हुआ वायरस,
पूरी दुनिया को जिसने दुखी कर दिया। शी जिनपिंग का कई जगहों पे विरोध हो रहा है वहां पे। उद्यार कम्युनिटी वगैरह का भी सुनते हो, उद्यार जो मुस्लिम वगैरह का इशू चलता रहता है आए दिन चाइना में। हांगकांग में प्रोटेस्ट चल रहे हैं कि हांगकांग को भी हथिया लिया एक तरीके से, और हांगकांग को बोला था कि आपके कई सारे मामले में ऑटोनोमस वो रहेगा, जैसे आपके ये जुडिशियल मामले होंगे, कई सारे मामले आप हमसे मिल जाइए, एग्रीमेंट के तहत मिला ये हांगकांग। अब सबको मानने को मना कर रहा है, अब तो कह रहा है हांगकांग के हर मामले में हम इंटरफेयर करेंगे। हांगकांग विरोध कर रहा है। ताइवान से लगातार प्रॉब्लम, वियतनाम लगातार दिक्कत किए हुए, साउथ चाइना सी के मुद्दे पे दिक्कत है, इलीगली क्लेम करता है, ईस्ट चाइना सी में जापान से कंफ्लिक्ट है। ठीक है, तो दुनिया में कई सारी जगहों से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए मेन मुद्दा कोरोना, यहां से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए। अब देखो आजकल लोग कोरोना की बात छोड़ के इंडिया चाइना कंफ्लिक्ट की बात कर रहे हैं, एलएसी के बारे में बात कर रहे हैं। आजकल लोग एलएसी की बात कर रहे हैं, कोरोना मुद्दा किनारे हो गया है। तो अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इसने ऐसा किया है। आ रहा है समझ? अब कोई कुछ ना समझ पाया हो तो मुझे बताए। तो गलवान में 8 फिंगर का एरिया है, 8 फिंगर, ये पढ़ सकते हैं आप। कहां तक हम लोग पेट्रोलिंग करते थे, चाइना वहीं पर आकर बैठ गया, जबकि उस एरिया में ये नहीं आता था। हम लोग उस पूरे एरिया में पेट्रोलिंग करते थे। ये एरिया है ज्योग्राफिकली, ये पूरी कहानी लिखी है, टाइम्स ऑफ इंडिया का कटिंग है ये। फिंगर 4 के एरिया में जो कंफ्लिक्ट हुआ अभी, वो दिक्कत है कि हम लोग काफी आगे तक पेट्रोलिंग करते थे। चाइना कह रहा है कि ये तो हमारा एरिया है। इंडिया कहा यार तुम यहाँ कहाँ थे, तुमने तो यहाँ एक कच्ची सड़क बना रखी थी, उससे पीछे थे तुम, उस कच्ची सड़क से तुम लोग आके बिल्कुल फिंगर 4 के ऊपर बैठ गए आकर। आप लोग पीछे रहते थे, आप लोग काफी आगे बढ़ के फिंगर 4 के ऊपर बैठ गए, यहाँ पर फेस ऑफ हुआ, यहाँ पर कंफ्लिक्ट हुआ इनके बीच में। क्लियर है? कोरोना मैंने बताया था शुभेंदु, अगर नेचुरल वायरस होता तो हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव ना कर पाता। ये बताया था मैंने कि अगर कोरोना एक नेचुरल वायरस होता तो हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव ना कर पाता, क्योंकि ये अब इससे क्लियर होता है कि कहीं ना कहीं ये लैब में बनाया हुआ वायरस है, बायोलॉजिकल वेपन की तरह इस्तेमाल किया गया है, कि दुनिया के हर कोने में दिक्कत कर रहा है, किसी भी टेम्परेचर पे ग्रो कर जा रहा है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव नहीं कर पाते, जैसे कि लुइस पाश्चर का पाश्चराइजेशन का एक्सपेरिमेंट ये कहता है। पर ये तो कर रहा है, हर टेम्परेचर में हर कंडीशन में ग्रो कर जा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये बायोलॉजिकल वेपन की तरह इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो ये एरिया है गलवान का, जहां पर ये लीगली क्लेम कर रहे हैं। पेंगसोंग लेक का भी कुछ एरिया इनके पास पड़ता है, कुछ अपने पास है। पेंगसोंग लेक का कुछ एरिया चाइना की तरफ है, कुछ इंडिया की तरफ है। तो ये लोग वहां से भी आगे बढ़ रहे हैं। अभी 5 फ्रंट है जहां पर ये दिक्कत कर रहा है, अरुणाचल से लेकर लद्दाख तक। अभी 5 फ्रंट है जहां पर इंडिया और चाइना आर्मी आमने सामने है, अरुणाचल से लेके लद्दाख तक। और लंबे समय तक हम लोग पॉलिसी अपनाते थे कि हम फ्रंट ये फॉरवर्ड पॉलिसी नहीं अपनाते थे, इनको धक्का देके वापस भगाएंगे, पीछे करेंगे। लंबे समय तक हमने इस पॉलिसी को नहीं अपनाया था। डोकलाम जब हुआ था, डोकलाम में बहुत लंबे समय के बाद इंडिया ने दोबारा फॉरवर्ड पॉलिसी का इस्तेमाल किया था, क्योंकि आज का इंडिया वो इंडिया नहीं है। डोकलाम में इस गवर्नमेंट को इस बात के लिए अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, बहुत लंबे समय के बाद इंडिया ने फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई और इनको ढकेला था डोकलाम में। चाइना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था उस बात को, क्योंकि आज का इंडिया वो इंडिया नहीं है। वेपन में हम काफी एडवांस हो गए। आर्मी स्ट्रेंथ हमारी, चाइना है लगभग 20 लाख, हम लोग हैं तकरीबन 12.5 लाख। आर्मी स्ट्रेंथ वो 20 लाख, हम तकरीबन 12.5-13 लाख के आसपास। तो डोकलाम में हम लोगों ने फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई बहुत लंबे समय के बाद, और अब अगली बार अपना रहे हैं गलवान में फॉरवर्ड पॉलिसी। तो यही कहते हैं ना, आज का इंडिया तब का इंडिया नहीं है, आज हम लोग फॉरवर्ड पॉलिसी में काम कर रहे हैं। कुछ समझ पाए? कुछ लंबी हो गई क्लास, और अभी भी कई चीजें हैं बताने के लिए, पर अब थोड़ा समय अलाउ नहीं कर रहा, क्योंकि 15 मिनट में फिर एक स्पेशल क्लास दूसरी होनी है। टाइम कब निकल जाता है मुझे समझ ही नहीं आता सिविल्स के बैच में, क्योंकि बहुत कुछ है बताने के लिए, हर चीज पे 1-1 घंटे बात हो सकती है। ठीक है, तो फॉरवर्ड पॉलिसी अब इंडिया दोबारा अपनाना शुरू किया है। ठीक है, चले यहीं तक रखें। अब इतने में कुछ ना समझ पाए हो, कुछ क्लैरिटी हुई नहीं हुई, क्या आपका फीडबैक रहा वो मुझे बताइए। आप लोगों का क्या दोनों क्लास को मिलाकर क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या चीजें कुछ क्लैरिटी हैं, क्या कुछ बातें जानने को मिली जो मीडिया में या न्यूज़पेपर में आपको नहीं पता थी। अब ये मामला हमेशा के लिए खत्म हो गया, आपको इतना कंटेंट आपके पास हो गया, चाहे मेंस में लिखना हो, चाहे प्री में लिखना हो, चाहे किसी से डिबेट करनी हो, चाहे इंटरव्यू में पूछ ले, कंप्लीट कंटेंट है आपके पास। अब एक लेक्चर हम और बना सकते हैं कि अभी चाइना
साउथ चाइना सी का क्या मुद्दा है, ईस्ट चाइना सी का क्या मुद्दा है, वियतनाम से क्या मुद्दा है, हम वियतनाम को सपोर्ट कैसे कर रहे हैं। ये पूरा तुम्हारा इंटरनेशनल रिलेशन कंप्लीट हो जाएगा इस तरीके से। वाई चाइना इज नॉट पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ, नहीं फॉलो करता वो। कॉमनवेल्थ मानना आपकी इच्छा, आप फॉलो करना चाहते हो कि नहीं। और नेपाल वाले पे मैंने बताया ना, त्रिभुवन को वापस राजा बनाया जाए। ब्रिटेन अमेरिका चाहते थे कि ज्ञानेंद्र बने, ब्रिटेन को इंडिया ने कैसे रोका, ब्रिटेन को इंडिया ने कैसे रोका भाई, नेपाल वाले मुद्दे पे अमेरिका ब्रिटेन का इंटरेस्ट था, और नेहरू ने कहा कि त्रिभुवन को राजा बनाओ वापस। उस समय होने वाली थी ब्रिटिश कॉमनवेल्थ की बैठक। इंडिया ने कहा कि अगर ब्रिटेन नहीं मानेगा हम बायकॉट कर देंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री इंडिया था। नेहरू ने कहा था कि ब्रिटिश कॉमनवेल्थ की जो मीटिंग होने वाली है उसमें हम ज्वाइन ही नहीं करेंगे, बायकॉट कर देंगे। इसीलिए ब्रिटेन झुक गया था, ब्रिटेन को एक्सेप्ट करना पड़ा था कि त्रिभुवन को ही वापस बैठाओ गद्दी पे। ठीक है, चलो क्लास इतना रखते हैं। थैंक यू ऑल। वर्ल्ड वॉर के क्या रीजन थे, अब ये लंबे टॉपिक है बेटा, बहुत समय लगेगा बताने में, किसी और लेक्चर में हम बात कर लेंगे। ठीक है, अभी जनवरी फर्स्ट वीक, जनवरी कह रहा हूँ मैं, सॉरी, जुलाई फर्स्ट वीक में जब लेक्चर होंगे तब और डिस्कशन कर लेंगे, मैं और भी क्लासेस प्लान कर दूंगा ऐसी, जितना भी आपका इंटरेस्ट है मैं सारी चीजें बता दूंगा उसमें। ठीक है, ठीक है, चलो क्लास, थैंक यू ऑल।